नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में बिना किसी एडवर्टीजमेंट के पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309697523860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। हमेशा की तरह मंथ एंड पर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आपके समक्ष हाजिर है मंथली करंट अफेयर का वीडियो लेकर के। लगातार 3 सालों से हमारे मंथली करंट अफेयर्स के वीडियो से आप अपने इन एग्जाम्स में लगातार करंट अफेयर्स के क्वेश्चन सही करते हुए आ रहे हैं। 2022 मंथ का पहला वीडियो इसी आशा के साथ कंटिन्यू करते हैं हम लोग कि आगे भी इन सभी एग्जाम्स में जहां पर ऑब्जेक्टिव में करंट अफेयर्स के सवाल पूछे जाते हैं, आप अपने सारे क्वेश्चन इन वीडियोस को देख करके सही कर सकें। यदि आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इन गिवन नंबर्स पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एग्रीमेंट सेक्शन पर विचार कर लेते हैं। महाकाली नदी पर पुल के निर्माण के लिए समझौता हुआ है। किसके किसके बीच हुआ है? भारत और नेपाल के बीच। पुल कहाँ पे बन रहा है? पुल बन रहा है धारचूला पर। धारचूला कहाँ पर? उत्तराखंड भारत में, और धारचूला का एक हिस्सा पड़ता है नेपाल में। यहाँ पर एक ब्रिज बनेगा महाकाली रिवर पर। तो ये कुल मिलाकर आपका एग्रीमेंट है। इतनी बातें आपको ध्यान में रखना जरूरी है। उसके बाद इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रमोट करने के लिए, इलेक्ट्रिक वाहनों के संवर्धन के लिए पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और ग्रीन सेल मोबिलिटी के बीच समझौता हुआ है और इसके तहत कुछ ग्रीन बसेस चलाई जा रही हैं। ग्रीन बसेस जो है यहाँ पर चलाई जाएंगी। ये उत्तर प्रदेश के जिलों के नाम लिखे हुए हैं, जैसे कि आगरा, मेरठ, अलीगढ़, बरेली, गाजियाबाद, मथुरा। तो 9 प्रमुख शहरों में इनको तैनात किया जाएगा, इन इलेक्ट्रिक बसों को। कुछ इलेक्ट्रिक बसेस शुरू भी हो गई हैं। तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और ग्रीन सेल मोबिलिटी के बीच उत्तर प्रदेश के इन शहरों में ग्रीन बसेस के प्रमोशन के लिए ये एग्रीमेंट हुआ है, इतना आपको याद रखना है। फिर उसके बाद WFP यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और द अक्षय पात्र फाउंडेशन के साथ, जो कि एक आपका गैर लाभकारी संगठन यानी कि NGO है, इसके साथ समझौता हुआ है। किसके लिए हुआ है? जो प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण स्कीम चलती है, जिसको PM पोषण स्कीम बोलते हैं शॉर्ट में, जिसे हम पहले मिड डे मील प्रोग्राम के नाम से जानते थे, इसको प्रमोट करने के लिए समझौता हुआ है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और द अक्षय पात्र फाउंडेशन के बीच। तो हमारे एग्जाम में नई स्कीम के साथ पुरानी स्कीम भी पूछी जा रही है लगातार, चाहे वो इकोनॉमी सेक्शन से कंसर्न रखती हुई किसी भी सेक्शन से कोई भी पुरानी स्कीम उठा करके पूछी जा रही है, और खास करके उसका वर्ष और उसका ऑब्जेक्टिव। तो आप जल्दी से कमेंट करके बताइए कि नेशनल प्रोग्राम फॉर मिड डे मील इन स्कूल ये किस वर्ष शुरू हुआ था। फिर उसके बाद इसरो ने ओप्पो के साथ समझौता किया है। के साथ समझौता किया इसरो ने नाविक मैसेजिंग सेवा के अनुसंधान और विकास को मजबूती देने के लिए, ठीक है। जिससे कि जो नाविक धीरे धीरे प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है इसरो, उसके लिए कई सारे स्टार्टअप्स, कई सारी मोबाइल फ़ोन कंपनीज या फिर कंसर्न्ड जो स्टेक होल्डर्स है मार्केट में, जैसे कि फ़ोन वाले ब्रांड हो गए, इंटरनेट वाली सुविधाएं हो गई, उसमें नाविक मैसेजिंग सर्विसेज को कैसे इंटीग्रेट किया जा सकता है उसकी संभावनाएं तलाश रहा है इसरो, ठीक है। तो इसरो ने ओप्पो के साथ समझौता किया है नाविक मैसेजिंग सर्विस को प्रमोट करने के लिए, इसमें रिसर्च और डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए। जियो और फिनलैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ ओलू के साथ समझौता हुआ है। किस लिए? 6G तकनीक के मानकीकरण और अनुसंधान में तेजी लाने के लिए। तो 6G टेक्नोलॉजी के लिए काम कर रहे हैं जियो और फिनलैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ ओलू। अब यहाँ पर कुछ अपॉइंटमेंट्स हैं। सबसे पहला अपॉइंटमेंट है कैप्टन एमी बॉर्नश्मिट का। कैप्टन एमी बॉर्नश्मिट ये अमेरिकी परमाणु वाहक पोत यानी कि US अब्राहम लिंकन की कमान संभालने वाली पहली महिला बनी है। तो फर्स्ट वुमेन या फिर फर्स्ट वर्ड जहाँ भी आता है तो वो कंटेंट हमारे लिए जरूरी हो जाता है, वो न्यूज़ जरूरी हो जाती है, वो इवेंट जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट वुमेन इन द US नेवी टू लीड अ न्यूक्लियर कैरियर, ठीक है। तो ये है कैप्टन एमी बॉर्नश्मिट। उसके बाद पियर ओलिवियर गॉरिशंस, ये IMF के अगले मुख्य अर्थशास्त्री बने हैं, ठीक है। चीफ इकोनॉमिस्ट का जो पद है वो चर्चा में रहा है कुछ महीनों से, या फिर हम कह सकते हैं कि जब गीता गोपीनाथ को इसके लिए चुना गया था, जब उन्होंने इस्तीफा दिया, फिर से जब गीता गोपीनाथ बनी तो ये पद चर्चा में रहा है। तो गीता गोपीनाथ को किसने रिप्लेस किया है? पियर ओलिवियर गॉरिशंस ने। ये बन गए हैं चीफ इकोनॉमिस्ट इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF के। SCO के नए महासचिव आ गए हैं, ये चाइना से हैं, शोंग मिंग करके हैं, इन्होंने व्लादिमीर नोरोव को रिप्लेस किया है। उसके बाद अब्दुल्ला हमदोक ये जो है सूडान के प्रधानमंत्री थे, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो इस्तीफा वाले भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, जैसे अब्दुल्ला हमदोक ये प्राइम मिनिस्टर थे सूडान के, इन्होंने हाल में रिजाइन किया है। उसके बाद जो IFS ऑफिसर हैं डॉक्टर अनुपम राय, ये क्या बने हैं? नेक्स्ट एम्बेसडर इंडिया की तरफ से जो UN कॉन्फ्रेंस ऑफ डिसआर्मामेंट है जिनेवा में, उसके लिए ये बन गए हैं एम्बेसडर, ठीक है। मतलब UN कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट जो है जिनेवा में, उसके भारतीय राजदूत बन गए हैं। उसके बाद प्रख्यात रॉकेट वैज्ञानिक डॉक्टर S सोमनाथ, ये इसरो के चेयरपर्सन और स्पेस सेक्रेटरी बन गए हैं। K सिवान को इन्होंने रिप्लेस किया है, ठीक है, S सोमनाथ।
उसके बाद उर्जित पटेल जो हमारे पूर्व आरबीआई के गवर्नर थे, 24वें गवर्नर थे आरबीआई के, ये वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के। ठीक है, उसके बाद विजय पॉल शर्मा, ये फिर से कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी जो CACP है इसके अध्यक्ष बन गए हैं। ठीक है, 2016 में बने थे, इनका कार्यकाल फिर से बढ़ा दिया गया है 2022 में। इसके बाद TS तिरुमूर्ति का अपॉइंटमेंट इंपॉर्टेंट है, ये चेयरपर्सन बन गए हैं जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की टेररिज्म कमेटी है, काउंटर टेररिज्म कमेटी, उसके अध्यक्ष बन गए हैं या फिर कह सकते हैं चेयरपर्सन बन गए हैं। फिर उसके बाद रॉबर्टा मेट्सोला, ये यूरोपीय संघ की संसद की अध्यक्ष बनी यानी प्रेसिडेंट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ यूरोपियन यूनियन। उसके बाद हाइथम अल घाइस, ये बन गए हैं ओपेक के नए महासचिव, ओपेक के नए महासचिव। आयशा मलिकी, इनका नाम न्यूज़ में था, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज बनी है और ऐसी आशा की जा रही है कि अगर ये लगातार अपने पद पर बनी रही तो वहां पर चीफ जस्टिस भी बन सकती हैं पाकिस्तान में 2030 तक। दुर्गा शंकर मिश्रा, ये बन गए हैं नए चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश के। इन्होंने स्थान किसका लिया है? RK तिवारी का। ठीक है, तो अब हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव कौन है? दुर्गा शंकर मिश्र। फिर इसके बाद अवार्ड्स एंड ऑनर्स का सेक्शन देख लेते हैं। जनवरी 2022 में सबसे पहला अवार्ड है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड, ये दिया गया है वॉशिंगटन DC साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में सुष्मिता सेन को, उनकी वेब सीरीज जो आई थी आर्या सेकंड के लिए, आर्या सीजन 2 के लिए, इनके लिए मिला है। ठीक है, फिर इसके बाद गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड 2022 का विश्व कप, मतलब ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में पहला रिकॉर्ड दर्ज किया गया 2022 का। यहाँ पर JC चौधरी जो कि टॉप न्यूमरोलॉजिस्ट या अंक शास्त्री माने जाते हैं भारत के, इनका नाम जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है न्यूमरोलॉजी पर सबसे लंबा डिजिटल लेक्चर डिलीवर करने के लिए। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड दिया जाता है हर साल, तो 12वां भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2022 से दिया गया है हर्षाली मल्होत्रा को। हर्षाली मल्होत्रा वो बच्ची है जिसने सलमान खान के साथ काम किया था बजरंगी भाईजान नामक फिल्म में। ठीक है, 2015 में जो फिल्म आई थी बजरंगी भाईजान, उसमें इन्होंने एक्ट किया था, जो वहाँ पर जो बच्ची बनी थी शाहिदा या फिर मुन्नी का रोल इन्होंने किया था। तो गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा ये पुरस्कार हर्षाली मल्होत्रा को मिला है। ग्लोबल विमेंस हेल्थ टेक अवार्ड वर्ल्ड बैंक ग्रुप और कंज्यूमर टेक्नोलॉजी एसोसिएशन के द्वारा दिया जाता है। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में जो BIRAC है यानी कि बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल द्वारा सहायता प्राप्त 2 स्टार्टअप हैं, उनका नाम है निरामय हेल्थ एनालिटिक्स प्राइवेट लिमिटेड और इन एक्सेल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, तो इन दोनों स्टार्टअप्स को ये अवार्ड मिला है। देन उसके बाद इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR का डॉक्टर सुभाष मुखर्जी पुरस्कार डॉक्टर सतीश अडिगा को मिला है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के क्षेत्र में जो उन्होंने योगदान दिए हैं उसके लिए अवार्ड इन्हें मिला है। उसके बाद प्रतिष्ठित जेनेसिस पुरस्कार 2022, इसको जेविश नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। तो जेविश नोबेल प्राइज जो मिला है जो फार्मास्यूटिकल जाइंट फाइजर है, जिनकी कई वैक्सीन US में फेमस है, तो फाइजर INC के चेयरपर्सन और चीफ एग्जीक्यूटिव अल्बर्ट बोर्ला को ये पुरस्कार मिला है। ठीक है, जेनेसिस पुरस्कार 2022। उसके बाद नेशनल ब्रीड कंजर्वेशन अवार्ड ये मिलता है आईकार के नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज के द्वारा, ये मिला है ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट को। ठीक है, उसके बाद असम वैभव पुरस्कार ये असम सरकार के द्वारा रतन टाटा को मिला है। देन उसके बाद यूट्यूबर हैं प्राजक्ता कोहली, इनका चैनल है मोस्टली सेन के नाम से, इन्हें इंडिया की पहली UN डेवलपमेंट प्रोग्राम की यूथ क्लाइमेट चैंपियन का पुरस्कार मिला है, या फिर इनको यूथ क्लाइमेट चैंपियन चुना गया हम लोग कह सकते हैं। उसके बाद अरुणाचल रत्न पुरस्कार अरुणाचल प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है, ये लेट KA राजा को मिला है। ठीक है, जो कि गवर्नर रह चुके हैं यहाँ के। फिर उसके बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का कमेंडेशन ये मिला है एक्चुअली, ये 3 जानवर हैं, एक है विराट घोड़ा और एक है दार्मी और हिना। विराट घोड़ा है यानी हॉर्स है, दार्मी और हिना डॉग्स हैं इंडियन आर्मी के, इन्हें ये प्रशस्ति मिली है। पेटा पर्सन ऑफ द ईयर 2021 चुनी गई है आलिया भट्ट। ठीक है, सिल्वर कोच कैटेगरी में, मतलब ये स्कोच अवार्ड मिला है सिल्वर कैटेगरी में फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी यानी FSL को। तो स्कोच समिट हुई थी 78वीं, जिसका थीम था आपका स्टेट ऑफ गवर्नेंस। इसमें कई सारे कैटेगरीज होते हैं अवार्ड के, तो सिल्वर कैटेगरी में स्कोच अवार्ड मिला था रोहिणी स्थित फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को। इसकी डायरेक्टर हैं दीपा वर्मा, इन्होंने ये पुरस्कार रिसीव किया है लैब के बिहाफ में। फिर उसके बाद एक और अवार्ड है स्कोच साहित्य पुरस्कार, स्कोच लिटरेरी अवार्ड मिला है एक बुक को जिसका नाम है राइजिंग टू द चाइना चैलेंज। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? पुणे इंटरनेशनल सेंटर के प्रमुख सदस्यों के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, असम में एक स्कीम चलती है मिशन परवरिश, वहाँ का एक डिस्ट्रिक्ट है काचर डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पर 6 महीने की उम्र से लेकर के 5 वर्ष की आयु तक के बच्चों में न्यूट्रिशन से मतलब उनके न्यूट्रिशन को प्रमोट करने के लिए, इस एज ग्रुप के बच्चों में जो माल न्यूट्रिशन की समस्या है इसको दूर करने के लिए मिशन परवरिश चल रही है।
उसको यहाँ पर सम्मानित किया गया है स्कोच पुरस्कार से। ठीक है, अगर आप लगातार स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का करंट फॉलो करते हैं तो असम डिस्ट्रिक्ट में, असम के इसी कासर डिस्ट्रिक्ट में ऐसी ही एक स्कीम जिसका नाम था पुष्ट निर्भर करके, तो पुष्ट निर्भर को भी ऐसा ही एक अवार्ड मिल चुका है। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, ये 2 कैटेगरीज में मिलता है, एक इंडिविजुअल की कैटेगरी में, एक इंस्टीट्यूट यानी कि संस्थान की कैटेगरी में। तो संस्थान श्रेणी में किसे मिला है? गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को। ठीक है, और इंडिविजुअल कैटेगरी में किसे मिला है? सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विनोद शर्मा को। इनको इंडिविजुअल कैटेगरी में मिला है, और गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को आपका मिला है इंस्टीट्यूशन की कैटेगरी में। तो अवार्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका नाम ध्यान रखिएगा। मिसेज वर्ल्ड 2022 ये शाइलिन फोर्ड को मिला है। शाइलिन फोर्ड मिसेज अमेरिका वहाँ पर चुनी गई थी अपने देश में, तो मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब इन्होंने जीत लिया है। यहाँ पर देखिएगा कि भारत की ओर से मिसेज इंडिया जो नवदीप कौर रही थी वो केवल टॉप 15 तक ही पहुँच चुकी हैं, मतलब पहुँच पाई थी, लेकिन नवदीप कौर ने बेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम टाइटल का ये अवार्ड इसी अवार्ड में एक कैटेगरी होती है उसमें जीता है। तो नवदीप कौर ने पार्टिसिपेट किया था इंडिया की तरफ से मिसेज वर्ल्ड में, मिसेज इंडिया थी ये। ठीक है, तो ये टॉप 15 तक ही compete कर पाई, हालांकि एक कैटेगरी होती है अवार्ड की बेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम टाइटल अवार्ड, तो ये इन्होंने जीत लिया नवदीप कौर ने। तो इतना जानना आपके लिए काफ़ी था। और बाद में फिर रनर अप के नाम भी लिखे हुए हैं, जैसे मिसेज जॉर्डन जैकलीन स्टैप और मिसेज यूएई देबांजलि कामस्त्रा, ये रनर अप रही थी इस कॉम्पिटिशन में। नेताजी पुरस्कार 2022 ये जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को मिला है नेताजी रिसर्च ब्यूरो के द्वारा। परम विशिष्ट सेवा मेडल ये ओलंपियन नीरज चोपड़ा को और रामनाथ कोविंद जी हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा दिया गया है, और ये सेवा मेडल दिया गया है नीरज चोपड़ा को। नीरज चोपड़ा तो एथलीट है, आप सोच रहे होंगे तो सेवा मेडल कैसे मिला। नीरज चोपड़ा के बारे में जो लोग नहीं जानते हैं, राजपुताना राइफल्स में सूबेदार भी है नीरज चोपड़ा। ठीक है, तो परम विशिष्ट सेवा मेडल उन्हें दिया गया है। उसके बाद ये मुंबई प्रेस क्लब के द्वारा जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड है, ये फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी को दिया गया है, जो नहीं रहे थे। ये अफगानिस्तान गए थे जिस समय तालिबान पर कब्जे वाली चीज़ें चल रही थी, उनको कवर करने के लिए, और जिहादियों ने इनकी हत्या कर दी थी वहाँ पर। तो हमारे जो इस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है एन वी रमन, इनके द्वारा पोस्टह्यूमसली रेड इंक अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म इन्हें प्रदान किया गया। और एक कमेंट दिया था सीजीआई ने कि अगर ये माना जाए कि पिक्चर जो है वो 1000 वर्ड स्पीक करती है जैसे कहा जाता है, तो अगर पिक्चर स्पीक्स 1000 वर्ड देन हिज पिक्चर्स वर नॉवेल्स, ऐसा कहा था दानिश सिद्दीकी के लिए सीजीआई ने। इसके बाद साहित्य अकादमी पुरस्कार 20 भाषाओं के लिए इस समय अनाउंस किए गए हैं। इसमें उर्दू के लिए बाद में आएगा, लेकिन सारे 20 भाषाओं की कैटेगरी में नहीं याद रखना होता है आपको। मैं हमेशा आपको 4 भाषाओं के बारे में बताता हूँ, उर्दू वाला बाद में आएगा तो उसको देखेंगे। लेकिन यहाँ पर 3 भाषाओं में जो अवार्ड दिया गया है इसको ध्यान रखिएगा, हमेशा यही पूछे जाते हैं। जैसे नमिता गोखले को इंग्लिश के लिए, और दया प्रकाश सिन्हा को हिंदी के लिए, विंदेश्वरी प्रसाद मिश्रा को विनय उनकी जो कृति है संस्कृत में उसके लिए। ठीक है, तो ये 3 ऑथर्स के नाम इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत अभी आप ध्यान रखिए, जब उर्दू का आएगा तो आपको बता दिया जाएगा। ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में एशियन फिल्म कंपटीशन के खंड में जिस फिल्म ने ये अवार्ड जीता है, या फिर जिसे एशियन फिल्म प्रतियोगिता खंड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है, वो है तमिल फिल्म, भारतीय फिल्म हम कह सकते हैं, कुजंगल। ठीक है, कुजंगल के डायरेक्टर कौन है? PS विनोद राज। इसके बाद जैसा कि आपको पता है कि हर साल के एंड में ICC अवार्ड्स 2021 अनाउंस किए जाते हैं, तो वर्ष 2021 के लिए ICC अवार्ड्स आ चुके हैं, और जब ये पिछली बार आए थे तो इसके बारे में पूछा गया था। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर भारतीय खिलाड़ियों के नाम आपको नहीं दिख रहे हैं जैसे कि पिछली बार दिख रहे थे। तो ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए रोशल हीहो फ्लिंट ट्रॉफी ये मिली है स्मृति मंदाना को। ठीक है, एकमात्र विमेन प्लेयर, मतलब भारतीय टीम में देखा जाए तो विमेन प्लेयर को जगह मिली है इन सारे अवार्ड्स की इंपॉर्टेंट कैटेगरीज में से एक में। रोशल हीहो फ्लिंट ट्रॉफी स्मृति मंदाना को। ICC मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए सर गैरी सॉबर्स ट्रॉफी, जो कि विराट कोहली 3 बार जीत चुके हैं पहले, इस बार शाहीन शाह अफरीदी को मिली, जो कि फास्ट बॉलर है पाकिस्तान से। फिर ICC मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये जो रूट। उसके बाद ICC महिला T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर टैमी ब्यूमॉन्ट। उसके बाद ICC महिला T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर के बाद ICC इमर्जिंग मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये मिला है योनिमन मलान को, ये साउथ अफ्रीका के प्लेयर हैं। T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये मिला है मोहम्मद रिजवान को, ये भी पाकिस्तान से। इमर्जिंग विमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये पाकिस्तान से फातिमा सना को, पाकिस्तान की वुमेन्स क्रिकेट टीम से। ICC महिला ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर लीजल ली को, ये दक्षिण अफ्रीका से। और ICC मेंस वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर बाबर आजम, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान है। तो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले भी यहाँ पर नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट रख सकते हैं इसका, जो ऊपर बताया गया है वही यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। देन इसके बाद राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2021। तो स्टार्टअप पुरस्कार 2021 उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड के द्वारा यहाँ पर दिए गए थे। कुछ विनर्स हैं इसमें, वैसे तो विनर्स की संख्या ज़्यादा है, 40 के भी ऊपर है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट कैटेगरी देख लेंगे। और कर्नाटक ने सबसे अधिक पुरस्कार प्राप्त किए हैं। ठीक है,
मतलब 46 राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कारों में 14 जो हैं ये कर्नाटक के स्टार्टअप्स को मिले हैं। तो कर्नाटक ने सर्वाधिक पुरस्कार इसमें प्राप्त किए हैं, ये जरूर ध्यान रखिएगा, यही पूछा भी जा सकता है। उसके बाद फिनटेक श्रेणी के बीमा उपक्षेत्र में उम्बो इडिटेक प्राइवेट लिमिटेड ने पुरस्कार जीता है। फिनटेक श्रेणी के वित्तीय समावेशन उपक्षेत्र में नफा इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड ने ये जो है पुरस्कार जीता है। महिलाओं के नेतृत्व वाली स्टार्टअप की श्रेणी में जयपुर मुख्यालय वाले फ्रंटियर मार्केट्स को सम्मानित किया गया है। फिर उसके बाद रोबोटिक्स सब सेक्टर में सागर डिफेंस को विजेता घोषित किया गया है। 2021 के लिए अंतर्राष्ट्रीय शिल्प पुरस्कार यानी इंटरनेशनल क्राफ्ट अवार्ड, ठीक है, ये वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा दिए गए हैं। इसमें वैसे तो कई सारी कैटेगरीज हैं, लेकिन जहाँ पर इंडियन लोगों को या फिर इंडियन क्राफ्ट्समैन को, इंडियन आर्टिसंस को जो अवार्ड मिला है उसको देखेंगे केवल। जैसे कि केरल आर्ट्स एंड क्राफ्ट विलेज ऑर्गेनाइजेशन जो कि कोलम केरला में है, इसको बेस्ट क्राफ्ट विलेज की श्रेणी में ये अवार्ड मिला है, ठीक है। इसके बाद एक और कैटेगरी यहाँ पर दिखाई दे रही है, नेक्स्ट जनरेशन क्राफ्ट डिजाइनर ऑफ द ईयर। नेक्स्ट जनरेशन क्राफ्ट डिजाइनर ऑफ द ईयर में 2 लोगों को मिला है, किलिंग जांग है, ये चीन से हैं, और मुबीन खत्री हैं, ये भारत से हैं। तो ये 2 श्रेणी देख सकते हैं। फिर उसके बाद एक और श्रेणी इस तरीके की दिख रही है, क्राफ्ट पर्सन ऑफ द ईयर। इसमें शाहर बानू अरेबियन और दलवई कुलप्पा नाम के व्यक्ति हैं। दलवई कुलप्पा जो है भारत से हैं और शाहर बानू अरेबियन ये आपके ईरान से हैं। इसके बाद द मास्टर आर्टिसन श्रेणी में अमित सचदेवा और मुबारिक खत्री को मिला है, ये दोनों ही व्यक्ति भारत से हैं। गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स आ चुके हैं और ये भी जरूरी होता है। इसमें वो कैटेगरी देखेंगे जिनसे एग्जाम में हमारे पूछा जाता है, जैसे बेस्ट फिल्म ड्रामा कैटेगरी में द पावर ऑफ द डॉग, ठीक है, और बेस्ट फिल्म म्यूजिकल या फिर कॉमेडी कैटेगरी में द वेस्ट साइड स्टोरी। उसके बाद बेस्ट एक्टर ड्रामा कैटेगरी में किंग रिचर्ड नामक फिल्म के लिए विल स्मिथ को मिला है, और बेस्ट एक्ट्रेस ड्रामा कैटेगरी में बिंग द रिकॉर्डो नामक फिल्म के लिए निकोल कोलमैन को मिला है, ठीक, निकोल किडमैन को। फिर उसके बाद बेस्ट डायरेक्टर जो रहे, बेस्ट फिल्म का अवार्ड द पावर ऑफ द डॉग को मिला, और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी द पावर ऑफ द डॉग की डायरेक्टर जेन कैंपियन को मिला है, जेन कैंपियन। तो इतने अवार्ड ध्यान रखना काफ़ी है, आप इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, इतने में से ही हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा। ऐसे ही सर्वश्रेष्ठ फीफा फुटबॉलर पुरस्कार 2021 में कई सारी कैटेगरीज होती हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट वाली देखेंगे यहाँ पर, सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी। इसमें रॉबर्ट लेवेंडोस्की, ये बायर म्यूनिख पोलैंड से, ये हैं फीफा मेंस प्लेयर। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी एलेक्सिया पुटेलस, ये बार्सिलोना स्पेन से। उत्कृष्ट कैरियर उपलब्धि के लिए फीफा विशेष पुरस्कार क्रिस्टीन सिंक्लेयर को महिला कैटेगरी में और क्रिस्टियानो रोनाल्डो को पुरुष कैटेगरी में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए गए हैं 29 बच्चों को, 15 लड़के 14 लड़कियां, ठीक है, और इसमें उत्तर प्रदेश के अवार्डीज का नाम एक बार देख लेते हैं, और वो किस जिले से आते हैं भी आप एक बार नोट करिएगा। उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक यहाँ पर पढ़ेंगे केवल। चंदारी सिंह चौधरी, ठीक है, ये खेल कैटेगरी में इन्हें मिला, ये उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से हैं। अभिनव कुमार चौधरी, ये समाज सेवा कैटेगरी में मुरादाबाद से इन्हें मिला है। फिर उसके बाद जिया राय को अवार्ड मिला है स्पोर्ट्स कैटेगरी में, ये आजमगढ़ से हैं। तो 3 अवार्डीज जो हैं उत्तर प्रदेश से, इनके नाम एक बार जरूर आप नोट करिएगा, बाकी उतना जरूरी नहीं है। ये अवार्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये है नेशनल वाटर अवार्ड 2020, ठीक, 2022 चल रहा है, लेकिन लेटेस्ट नेशनल वाटर अवार्ड यही है। नेशनल वाटर अवार्ड में बेस्ट राज्य की कैटेगरी में पहला स्थान किसे मिला है? उत्तर प्रदेश को। सेकंड स्थान किसे मिला है? राजस्थान को। थर्ड किसे मिला है? तमिलनाडु को। ठीक है, ये याद करना जरूरी है। फिर उसमें कुछ कैटेगरीज भी होती हैं, कई सारी कैटेगरीज में जो जरूरी है वो हमने लिया है, जैसे कि इसमें जोन वाइज कैटेगरी है। तो नॉर्थ जोन का जो बेस्ट डिस्ट्रिक्ट है उसमें फर्स्ट प्लेस पर कौन है? मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट आपका उत्तर प्रदेश का, तो ये फर्स्ट है। उसके बाद बेस्ट विलेज पंचायत नॉर्थ जोन की कैटेगरी में जो थर्ड प्लेस मिला है वो किसको मिला है? बलुआ पंचायत वाराणसी को, तो ये हमने इंक्लूड किया है। फिर उसके बाद जैसे आप देख सकते हैं इसमें बेस्ट स्कूल की कैटेगरी में जो तीसरा पुरस्कार मिला है वो मिला है 2 स्कूलों को जॉइंटली। तो एक स्कूल तो ये पुडुचेरी का है, इसका नाम चाहे तो उसको छोड़ सकते हैं, लेकिन एमिटी इंटरनेशनल स्कूल नोएडा उत्तर प्रदेश को बेस्ट स्कूल कैटेगरी में संयुक्त रूप से तीसरा मतलब ये थर्ड प्लेस का विनर घोषित किया गया है नेशनल वाटर अवार्ड में। फिर उसके बाद एक आपकी कैटेगरी है कोस्टल सैलिनिटी प्रिवेंशन सेल, इसको मिला है सर्वश्रेष्ठ एनजीओ की कैटेगरी में, तो ये एक बार देख सकते हैं। फिर उसके बाद सीएसआर गतिविधि के लिए सर्वश्रेष्ठ उद्योग, इसमें तीसरा संयुक्त विजेता कौन बना है? धर्मपाल सत्यपाल लिमिटेड नोएडा। अभी लोग क्या करते हैं, जो लोग पास पास खाते हैं उनको पता होगा। पद्म अवार्ड साल की शुरुआत में आते हैं, तो पद्म अवार्ड अनाउंस किए जा चुके हैं। 128 पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, जिसमें आपके 4 पद्म विभूषण हैं, 17 पद्म भूषण है और 107 पद्मश्री हैं। इसमें जो जरूरी है वो हम इसमें शामिल करेंगे। पश्चिम बंगाल की 3 दिग्गज हस्तियों ने पुरस्कार लेने से इनकार किया है। कौन है? वामपंथी नेता बुद्धदेव भट्टाचार्य, जो कि पश्चिम बंगाल के सीएम रह चुके हैं। इनको पद्म भूषण पुरस्कार मिला था, इन्होंने मना कर दिया। संध्या मुखर्जी, इनको पद्मश्री दिया जाने वाला था, इन्होंने मना कर दिया। पंडित अनिंद्य चटर्जी, इन्होंने भी पुरस्कार स्वीकार करने से मना कर दिया है, तो ये आप एक बार नोट करिएगा। बुद्धदेव भट्टाचार्य पद्म भूषण के लिए नाम शामिल किया गया, नहीं लिया। संध्या मुखर्जी और अनिंद्य चटर्जी पद्मश्री की श्रेणी में शामिल है, लेकिन उन्होंने पुरस्कार एक्सेप्ट करने से मना कर दिया।
अब पद्म विभूषण तो आपको देखना ही देखना है क्योंकि सिर्फ 4 हैं, जैसे कि सुश्री प्रभा अत्रे, ये कला के क्षेत्र में महाराष्ट्र से पुरस्कार मिला इन्हें। श्री राधे श्याम खेमका मरणोपरांत साहित्य एवं शिक्षा उत्तर प्रदेश से पुरस्कार। उसके बाद जनरल बिपिन रावत पोस्टह्यूमसली पुरस्कार उत्तराखंड से थे ये। और श्री कल्याण सिंह मरणोपरांत सार्वजनिक मामले उत्तर प्रदेश से। तो इसमें पद्म विभूषण में आप देखेंगे 2 अवार्डीज ऐसे हैं जो कि उत्तर प्रदेश से हैं, ये संख्या भी पूछी जा सकती है। तो कुल 4 पद्म विभूषण में से कितने अवार्डीज उत्तर प्रदेश से रहे इस साल? 2। ठीक। पद्म विभूषण भी एक बार आपको जरूर देखना चाहिए। गुलाम नबी आज़ाद सार्वजनिक मामलों के लिए, ये जम्मू कश्मीर से। फिर उसके बाद विक्टर बनर्जी, ये कला के क्षेत्र में पश्चिम बंगाल से। गुरमीत बाबा को मरणोपरांत दिया गया है कला के क्षेत्र में पंजाब से। बुद्धदेव भट्टाचार्य, इन्होंने लिया नहीं लेकिन इनका नाम शामिल किया गया। नटराजन चंद्रशेखरन व्यापार और उद्योग महाराष्ट्र से। और कृष्णा एल और श्रीमती सुचित्रा एल, इनको जोड़ी में दिया गया है, यानी कि पति पत्नी है ये, इनको भी दिया गया है ट्रेड इंडस्ट्री कैटेगरी में। फिर उसके बाद सुश्री मधुर जाफरी को ये संयुक्त राज्य अमेरिका से, इनको अन्य कैटेगरी में दिया गया है। देवेंद्र झाझरिया, ये आपके राजस्थान से खेल कैटेगरी में। राशिद खान को कला के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश से हैं। राजीव महर्षि, ये आपके सिविल सर्विसेज से हैं राजस्थान से। उसके बाद श्री सत्य नारायण नडेला, ठीक है, यानी कुल मिलाकर सत्या नडेला के बारे में बात की जा रही है। यूएस की सिटीजनशिप उन्होंने ले रखी है, तो ये हो गए यूएस के, इनको ट्रेड इंडस्ट्री के लिए मिला। सुंदर राजन पिछई या फिर सुंदर पिछई को मिला, ये यूएस से व्यापार उद्योग के क्षेत्र में। फिर उसके बाद साइरस पूनावाला व्यापार उद्योग के क्षेत्र में महाराष्ट्र से। देन इसके बाद श्री संजय राजाराम मरणोपरांत, ये मैक्सिको से विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के लिए। सुश्री प्रतिभा राय साहित्य एवं शिक्षा के लिए उड़ीसा से। स्वामी सच्चिदानंद साहित्य और शिक्षा के लिए गुजरात से। और लास्ट इसमें वशिष्ठ त्रिपाठी साहित्य और शिक्षा के लिए उत्तर प्रदेश से। तो ये अवार्डीज हो गए। अब हम पद्मश्री के सारे अवार्डीज नहीं देखेंगे, उत्तर प्रदेश के पद्मश्री अवार्डीज यहाँ पर देखेंगे। उत्तर प्रदेश के पद्मश्री अवार्डीज कौन कौन है? सुश्री कमलिनी अस्थाना और सुश्री नलिनी अस्थाना, इनको जोड़ी कैटेगरी में मिला है, ठीक है, डुओ कैटेगरी में। जब डुओ कैटेगरी में अवार्ड मिलता है ना, तो इसकी संख्या एक ही मानी जाती है। जैसे कमलिनी और नलिनी अस्थाना, इनको एक अवार्ड माना जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा आप, ठीक। उसके बाद शिवनाथ मिश्र, ये कला के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश से। शीश राम, ये कला के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश से। सेठपाल सिंह अन्य यानी कृषि कैटेगरी में उत्तर प्रदेश से। विद्या बिंदु सिंह, ये साहित्य और शिक्षा उत्तर प्रदेश से। श्री शिवानंद, ये उत्तर प्रदेश से। योग कैटेगरी में अजय कुमार सोनकर विज्ञान और अभियांत्रिकी में उत्तर प्रदेश से। अजीता श्रीवास्तव, ये कला के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश से। और कमलाकर त्रिपाठी उत्तर प्रदेश से चिकित्सा के क्षेत्र में। तो कुल मिलाकर 9 अवार्डीज ऐसे हैं जो कि पद्मश्री में उत्तर प्रदेश से रहे। बुक्स एंड ऑथर सेक्शन देख लेते हैं। जनवरी 2022 मंथ के रतन एन टाटा ऑथराइज्ड बायोग्राफी, तो एक ऑथराइज्ड बायोग्राफी आएगी रतन एन टाटा के, इसको लिखेंगे थॉमस मैथ्यू। गांधीज एसेसिन द मेकिंग ऑफ नाथुराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया, धीरेन्द्र के झा इस पुस्तक के लेखक हैं। उसके बाद ममता बियॉन्ड 2021, इसको जयंत घोषाल के द्वारा लिखा जाएगा और अरुणव सिन्हा के द्वारा इसको अनुवादित किया जाएगा। उसके बाद आत्मकथा इनडोमिटेबल, ये अरुंधति भट्टाचार्य की ऑटोबायोग्राफी है, ये खुद लिख रही हैं वो। इसके बाद बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर किताब चंद्रचूड़ घोष लिखेंगे। इसके बाद द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, इसको लिखा गया है तुहीन ए सिन्हा और अंकिता वर्मा के द्वारा। इंपॉर्टेंट डे, डेट्स और थीम देख लेते हैं और जहां जहां पर जरूरी है उसकी डिटेल भी देख लेते हैं। जैसे वीर बाल दिवस की घोषणा की गई है, 26 दिसंबर को कहा गया है कि हर साल अब मनाया जाएगा वीर बाल दिवस। वीर बाल दिवस क्यों मनाएंगे? क्योंकि 10वें सिख गुरु जो गुरु गोविंद सिंह थे, चारों बेटों की श्रद्धांजलि एक तरीके से दी जाएगी हर वर्ष 26 दिसंबर को, क्योंकि इसी वर्ष उन्होंने अपना बलिदान दिया था। इसके बाद है वर्ल्ड ब्रेल डे, ये होता है 4 जनवरी को। इसके बाद प्रवासी भारतीय दिवस होता है 9 जनवरी को और 2003 से लगातार मनाया जा रहा है। इसी दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे। हिंदी दिवस यानी विश्व हिंदी दिवस की बात कर रहे हैं, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। इस सम्मेलन की स्मृति में भारत सरकार ने 2006 से निर्णय लिया था कि 10 जनवरी को मनाया जाएगा। 10 जनवरी 1975 को नागपुर में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित हुआ था, तब से निर्णय लिया गया था कि विश्व हिंदी दिवस मनाया जाया करेगा 10 जनवरी को हर साल। और हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर को, क्योंकि उस दिन एक ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था हिंदी को। इसके बाद स्टार्टअप इंडिया नवाचार सप्ताह, स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक, कब से कब तक बनाया गया है? ये डेट पूछी जाती है, कहीं कहीं पर डेट इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ये वाला पॉइंट। जनवरी 10 से लेकर जनवरी 16 को स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक बनाया गया था। आज़ादी के अमृत महोत्सव के मनाने का एक भाग है ये। देन इसके बाद एग्री न्यूट्री गार्डन वीक, ये मनाया गया था 10 से 17 जनवरी को। राष्ट्रीय युवा दिवस, ये हम क्यों मनाते हैं? इस दिन जन्म दिवस होता है स्वामी विवेकानंद जी का। 12 जनवरी 1863 को बंगाल प्रेसिडेंसी कलकत्ता में उनका जन्म हुआ था। उसके बाद तिरुवल्लुवर डे, तिरुवल्लुवर दिवस जो है ये 15 जनवरी को मनाया जाता है। स्टार्टअप दिवस, नेशनल स्टार्टअप डे के नाम से अब जाना जाएगा 16 जनवरी को। प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है कि अब हर साल 16 जनवरी को स्टार्टअप डे मनाया जाएगा। क्यों मनाया जाएगा? कोई बता सकता है यहाँ पर कि क्यों मनाया जा रहा है? आप कमेंट करके बताइए। 17 से 21 जनवरी के बीच ओपन डेटा वीक मनाया गया, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा।
इसके बाद त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का राज्यत्व दिवस होता है, ठीक है, स्टेटहुड डे होता है 21 जनवरी को, पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। और ये कुल मिलाकर हम कह सकते हैं, पिछले साल आपको याद होगा कि हमने बताया था कि हर साल 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाया करेगा सुभाष चंद्र बोस जी के बर्थडे पर, बर्थ एनिवर्सरी पर पराक्रम दिवस मनाया जाएगा। और इस साल 2022 में 125वीं बर्थ एनिवर्सरी थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। ये क्वेश्चन जो है ईपीएफओ पेपर में पूछा भी गया था। तो पराक्रम दिवस किस दिन होता है? 23 जनवरी को। किसकी जयंती पर होता है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर, इतना ध्यान रखना काफी है। राष्ट्रीय बालिका दिवस यानी कि नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, ये कब होता है? 24 जनवरी को, और 2008 में सबसे पहले मनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस ये होता है 24 जनवरी को। नेशनल वोटर्स डे होता है 25 जनवरी को, और इस बार इसकी थीम थी मेकिंग इलेक्शंस इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस या फिर नेशनल टूरिज्म डे 25 जनवरी को होता है। इस बार इसकी थीम थी रूरल एंड कम्युनिटी सेंट्रिक टूरिज्म। फिर उसके बाद रिपब्लिक डे 26 जनवरी को, ये 73वां था। डेटा गोपनीयता दिवस ये 28 जनवरी को। लाला लाजपत राय की जयंती होती है 28 जनवरी को, उनका जन्म हुआ था 1865 में, ठीक है। फिर जनवरी में डिफेंस की न्यूज़, सबसे पहले मैरीटाइम एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज की गई थी, किसके द्वारा? भारतीय नौसेना के द्वारा। हमने जापान की समुद्री आत्मरक्षा बल के साथ एक्सरसाइज की थी बंगाल की खाड़ी में। हमारी तरफ से कौन सा जहाज शामिल हुआ था? आईएनएस शिवालिक और आईएनएस कदमत, और वहाँ से उनका जहाज आया था उर्गा और हिराडो, ठीक है। इतनी डिटेल काफ़ी होती है एक नौसैनिक या फिर किसी भी अभ्यास में। इसके बाद मिलन 2022 विशाखापट्टनम में अभ्यास होगा, ठीक है। ये कब होगा? 25 फरवरी से 4 मार्च तक। इसमें 46 नेशन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कुछ के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं, ठीक। कौन कौन सी कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, ईरान, फ्रांस, जापान, दक्षिण कोरिया, वियतनाम, बांग्लादेश, ब्राजील, यूएई, ये सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कुल मिलाकर 46 देश हैं। विशाखापट्टनम में होगा, ध्यान रखिएगा। इसके बाद AK-203 राइफल्स की डिलीवरी। AK-203 राइफल्स हम किससे खरीदते हैं? रशिया से, बस इतनी बात जरूरी है। फिर उसके बाद भारत से फिलीपींस खरीदेगा ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल। ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल का ऑर्डर दे दिया है फिलीपींस ने। डील फाइनल भी हो गई 1-2 दिन पहले, ठीक है, जब से मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो ये डील फाइनल भी हो गई। तो फिलीपींस ब्रह्मोस मिसाइल जो है खरीदेगा भारत से। इसके बाद मैरीटाइम एक्सरसाइज होगी जिसका नाम होगा समुद्र नेपट्यून, या फिर कह सकते हैं नेपच्यून स्ट्राइक। नेपच्यून स्ट्राइक कहाँ पे होगा? मेडिटेरेनियन सी में होगा, ये ध्यान रखिएगा। इसमें नाटो के देश पार्टिसिपेट करेंगे। ये 4 फरवरी को एंड होगा। इसके बाद ऑपरेशन सर्द हवा और ऑपरेशन गर्म हवा, दोनों के नाम से एक्सरसाइज कौन करता है? बीएसएफ करता है, ठीक है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस। सी ड्रैगन 2022 ये एक्सरसाइज, या फिर सी ड्रैगन 22 सिर्फ इसका कोड है। सी ड्रैगन 22 अमेरिका में हुआ था, और इसमें पार्टिसिपेट कौन कौन देशों ने किया था? भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान। एंडरसन वायुसेना बेस गुआम में आयोजित हुआ था, ठीक है, जो अमेरिका वायुसेना का मतलब हवाई अड्डा होता है। रशियन फोर्सेस ने अभी हाल में अनवेल किया है टुपोलेव Tu-160M को। ये बेसिकली क्या है? Tu-160M ये एक मिसाइल बमवर्षक विमान है, ठीक है, या फिर मिसाइल बॉम्बर है। मिसाइल बॉम्बर, इसको व्हाइट स्वान भी कहा जा रहा है वहाँ पर, तो ध्यान रखिएगा। ये व्हाइट स्वान क्या है अगर आपसे पूछ लें, हाल में चर्चा रहा, तो रशिया के डिफेंस से रिलेटेड है। रशिया का ये मिसाइल बॉम्बर है। तो गगनयान मिशन में जो क्रायोजेनिक इंजन काम में आएगा उसका योग्यता परीक्षण किया गया तमिलनाडु में, ठीक है, महेंद्रगिरी तमिलनाडु में प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स में इसका परीक्षण किया गया। क्रायोजेनिक इंजन जो है, इसका नाम ध्यान रखिएगा, इसका नाम है विकास, ठीक है। ये क्रायोजेनिक इंजन का कोड नेम या फिर नाम क्या है? तो इसका नाम है विकास, ध्यान रखिएगा, बहुत जरूरी। तो फर्स्ट वर्सेटाइल न्यूक्लियर पावर्ड आइस ब्रेकर ये किसका है? ये है रशिया का ही। तो इसका क्या नाम है? इसका नाम है सिबीर। सिबीर रशिया का वर्सेटाइल न्यूक्लियर पावर्ड आइस ब्रेकर है। उसके बाद चिरू 2Q22 नौसेना अभ्यास, ये ओमान की खाड़ी में हुआ था, और इसमें पार्टिसिपेट किया था चाइना, रशिया, ईरान ने, ठीक है, नौसैनिक अभ्यास है। फिर उसके बाद क्वांटम लैब इस्टेब्लिश की गई है मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वार में, इंदौर में, ठीक है। इंदौर मध्य प्रदेश में मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में एक क्वांटम लैब इस्टेब्लिश की गई है, किसके द्वारा? इंडियन आर्मी के द्वारा। तो प्रॉपर अगर पूछ लें कहाँ पर, तो इंदौर में, लेकिन ये मतलब ये मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वार कहाँ पर है? महू में है, ध्यान रखिएगा, महू में। तो महू भी ऑप्शन में हो सकता है, पूरा इंदौर भी हो सकता है, तो उस हिसाब से आप लगाइएगा। इसके बाद SAAB या फिर साब करके ये एक स्वीडिश रक्षा कंपनी है, स्वीडिश डिफेंस कंपनी, इसको चुना गया है भारतीय सशस्त्र बल के द्वारा एकल शॉट एंटी आर्मर हथियार AT-4 की सप्लाई के लिए। तो ये स्वीडिश डिफेंस कंपनी साब करके जो है, ये AT-4 नामक एकल शॉट एंटी आर्मर हथियार भारत को सप्लाई करेगी, ठीक है। तो हमारे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा? सिंगल शॉट एंटी आर्मर वीपन AT-4 इंडियन आर्मी को कौन सी देश की कंपनी सप्लाई कर रही है? तो स्वीडन की। एक मैरीटाइम एक्सरसाइज जो है, डोमेस्टिक मैरीटाइम एक्सरसाइज वेस्ट कोस्ट पर हमारी नौसेना ने किया है, वेस्टर्न नेवल कमांड ने। इसका नाम रखा गया था पश्चिम लहर, ठीक है, पश्चिम लहर। उसके बाद नई जर्कॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किसने किया है? रशिया ने, ठीक है, रशिया ने किया है। इसके बाद फर्स्ट वर्चुअल कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव वर्चुअल वर्कशॉप। तो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव वर्चुअल वर्कशॉप में किस किस कंट्रीज ने भाग लिया है? श्रीलंका, मालदीव, भारत,
मॉरिशस, सीशेल्स, बांग्लादेश, इन सब ने भाग लिया है इसमें। ऑब्जरीज में सबसे पहले पंडित बिरजू महाराज 83 वर्ष के थे, नहीं रहे, और काफ़ी इनके बारे में आया था। इनका घराना क्या है, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, ये सब चीज़ें आपने देख ली होंगी। इसके बाद राजा महेंद्र प्रसाद का निधन हुआ है और ये 7 बार राज्यसभा सांसद रहे थे और 1 बार लोकसभा सांसद रहे थे और एक उद्योगपति थे। बिहार से इनका नाता है, तो बीपीएससी वाले लोग एक बार ये देखिएगा, इन सबसे क्वेश्चंस पूछे जाते रहे पॉलिटिशियंस से बीपीएससी में। जैसे प्रसाद पहली बार 1980 में कांग्रेस के टिकट पर जहानाबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी से, जहाँ पर उनका जन्म भी हुआ था बिहार में, वहाँ से लोकसभा सांसद चुने गए थे, ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद एडवर्ड ओ विल्सन, ये आधुनिक युग के डार्विन के रूप में प्रसिद्ध एक आपके कह सकते हैं नेचुरलिस्ट हैं, 92 वर्ष के थे, नहीं रहे। उसके बाद सिंधुताई सपकाल, इनका काफ़ी आया था पेपर में, सोशल वर्कर थी, महाराष्ट्र की मदर टेरेसा, या फिर इनको कहा जाता था मराठी में अनाथांची माई, या फिर अनाथांची आई, या फिर अनाथों की माँ, मदर ऑफ ऑर्फेन्स कहा जाता था इनको। फिर उसके बाद एम के प्रसाद के बारे में हम पढ़ते हैं कभी कभी ज्योग्राफी में, कभी कभी इन्वायरमेंट में, कि साइलेंट वैली मूवमेंट जो चली थी उसके ये प्रणेता थे एम के प्रसाद। और जब इंदिरा गांधी सरकार ने वादा किया था कि साइलेंट वैली का ध्यान रखा जाएगा, तब ये आंदोलन वापस लिया गया था। एम के प्रसाद किस आंदोलन से एसोसिएटेड थे? साइलेंट वैली मूवमेंट से। इंपॉर्टेंट स्कीम्स और कैंपेन्स देख लेते हैं। जनवरी 2022 मंथ स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी SSIP 2.0 ये लॉन्च की है गुजरात सरकार और वहाँ के शिक्षा विभाग ने। तो गुजरात में सम्मेलन हुआ था इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, ये कहाँ पे हुआ था? अहमदाबाद विज्ञान भवन गुजरात में, साइंस सिटी गुजरात में, अहमदाबाद में। तो वहीं पर ये पॉलिसी जारी की गई थी गुजरात के लिए। तो क्वेश्चन किस तरीके से बन सकते हैं? तो ये पूछ सकते हैं कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस का ये सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, स्टेट का नाम पूछ सकते हैं, सिटी का नाम पूछ सकते हैं, तो गुजरात अहमदाबाद नाम ध्यान रखिएगा। और इस तरीके से भी इनडायरेक्ट पूछ सकते हैं कि भैया जनवरी 2022 में किस स्टेट की स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी जारी हुई है, तो उसका आंसर होगा गुजरात। इसके बाद इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन जारी किया गया मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा। भारत में सेमीकंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन फैसिलिटीज़ की स्थापना के लिए बड़े निवेशों को आकर्षित करने की योजना है यहाँ पर कुल मिलाकर के, और जो भी लोग इसका लाभ उठाना चाहते हैं वो 1 जनवरी 2022 से आवेदन कर सकते हैं। देन इसके बाद महिला मित्र प्लस नाम से एक विशेष सुविधा शुरू की गई है फेडरल बैंक के द्वारा। तो महिला मित्र प्लस एक विशेष सुविधा संपन्न योजना है। इसमें क्या होगा कि एक क्यूरेटेड सेट ऑफ फीचर्स वुमेन के लिए अवेलेबल करवाए जाएंगे, जिससे वो अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट को ईजी बना सकती हैं वुमेन के लिए, ठीक है, फेडरल बैंक के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी एपीडा करके जो है, इन्होंने उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल रीजन में एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए कुछ जिलों को आइडेंटिफाई किया है और उसके लिए एक हब बनाया है जिसको वाराणसी कृषि निर्यात हब कहा जा रहा है। वाराणसी एग्री एक्सपोर्ट हब के रूप में यहाँ पर पूर्वांचल रीजन के डिस्ट्रिक्ट को बूस्ट करेंगे, जिससे यहाँ पर एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जा सके और बेसिकली एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जा सके, ठीक है। तो हमसे इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है कि एपीडा ने पूर्वांचल में जो एक्सपोर्ट हब आइडेंटिफाई किया है यहाँ पर एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए, एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए, तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है वाराणसी एग्री एक्सपोर्ट हब। कोची वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट है ये, और ये कई दिन से चर्चा में है। तो एक बोट बनकर के तैयार हुई है जो कि कोची मेट्रो रेल लिमिटेड को सौंप दी गई है। कोची शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाई है ये बोट। और खास बात क्या है कि कोची शहर वाटर मेट्रो परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। तो इंडिया की पहली वाटर मेट्रो कहाँ पे शुरू की गई है? तो उसका आंसर हो जाएगा कोची, ठीक है। 15 रूट इसमें होंगे, कुल मिलाकर डिस्टेंस 76 किलोमीटर का यहाँ पर कवर किया जाना है। मानाओरू मानाबाड़ी योजना ये तेलंगाना गवर्नमेंट लाई है और इसमें कुल मिलाकर किसको बेनिफिट दिया जाएगा? स्कूली बच्चों को, ठीक है। स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पर बिल्ड किया जाएगा इस प्रोग्राम के तहत। इसके बाद तमिलनाडु की गवर्नमेंट लाई है मींदम मंजप्पई स्कीम। इसका कुल मिलाकर उद्देश्य क्या है? इसका कुल मिलाकर उद्देश्य है कि क्लॉथ बैग्स को या फिर बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से बने हुए बैग को प्रमोट करना है और प्लास्टिक बैग्स को डिस्करेज करना है तमिलनाडु में, ठीक है। मींदम मंजप्पई स्कीम लाई है तमिलनाडु की गवर्नमेंट। दिसंबर 2021 में इंडसइंड बैंक ने शुरू किया है ग्रीन फिक्स डिपॉजिट। तो ग्रीन फिक्स डिपॉजिट में क्या होगा? इसको बैंक लॉन्च करेगा, किसे मिलेगा ये? तो ये रिटेल और कॉर्पोरेट दोनों तरह के कस्टमर्स को ये दिया जा सकता है। और यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी कि SDGs जो हैं, जो फर्म या जो प्रोजेक्ट इन SDGs को प्रमोट करेंगी, उनको फाइनेंस करने के लिए इन ग्रीन डिपॉजिट्स का यूज़ किया जाएगा, ठीक है। ये है कुल मिलाकर। हमारे एग्जाम में बहुत बार सेटल डिटेल्स नहीं पूछी जाती हैं। सिंपल पूछेंगे कि दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस बैंक ने ग्रीन फिक्स डिपॉजिट्स की स्कीम शुरू की है? तो उसका आंसर हो जाएगा, आप लगाएंगे इंडसइंड बैंक। युवा संस्कार योजना ये लाया है एजुकेशन डिपार्टमेंट ओडिशा का, और इसमें कुल मिलाकर संस्कार यानी एथिक्स पर काम किया जाएगा यूथ में, और जितने भी अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज हैं उसमें एथिक्स को किसी तरीके इंटीग्रेट करेगा एजुकेशन डिपार्टमेंट ओडिशा का।
एनबीएफसीज के लिए प्रॉम्प्ट करेक्टिव मेजर्स का फ्रेमवर्क लेकर के आने वाला है आरबीआई जल्द, और ये जो है 31 मार्च 2022 को या उसके बाद ये एनबीएफसीज की वित्तीय स्थिति के हिसाब से 1 अक्टूबर 2022 से लागू होगा। ठीक है, तो आरबीआई का फ्रेमवर्क है, इसमें डेट्स देखिएगा कब से लागू होने की बात कही जा रही है। ग्राम उजाला कार्यक्रम न्यूज़ में रहता है, इसकी डेडलाइन एक्सटेंड कर दी गई है। कार्यक्रम जो है चलेगा 31 मार्च 2022 तक, और इसमें ये किन किन राज्यों में चलाया जा रहा है बेसिकली ग्राम उजाला कार्यक्रम? बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना आदि में चलाया जा रहा है। इसमें क्या होता है कि आप सब्सिडाइज्ड रेट पर, यानी कि 10 रुपये पर बल्ब की कीमत पर 3 साल की गारंटी वाले उच्च गुणवत्ता वाले 7 वाट और 12 वाट के एलईडी बल्ब प्राप्त कर सकते हैं। आपको बस अपने घर में लगे हुए चलते हुए बल्ब उनको देने होंगे वापस। ठीक है, 5 बल्बों की अदला बदली एक परिवार कर सकता है। आपके घर में जो बल्ब लगे हुए हैं वो 100 वाट का हो सकता है, वो CFL हो सकता है पुराने ज़माने का, वो उसको बदल करके आप 10 रुपये प्रति बल्ब के हिसाब से एलईडी लाइट अच्छी क्वालिटी की 3 साल की वारंटी वाली ला सकते हैं। ठीक, हमारे एग्जाम में अभी हाल पूछा गया कि ग्राम उजाला में किस रेट पर बल्ब मिलता है, तो आपको याद रखना होगा 10 रुपये का। ठीक है, इंग्लिश मीडियम के कैंडिडेट्स यहाँ से इसको नोट कर सकते हैं, हम इसको आगे बढ़ाएंगे। पंजाब के फिरोजपुर में जब प्रधानमंत्री जी रैली करने गए थे और एक कार्यक्रम में शरीक होने गए थे, तो उनका कॉन्वे रोक लिया गया था। उनका काफिला 15-20 मिनट तक रुका रहा और फिर बाद में उनका कार्यक्रम भी रद्द हो गया था। इस पर काफ़ी न्यूज़ बनी थी और 2 तरह की एजेंसीज बनी थी। एक यूनियन होम मिनिस्ट्री ने गठित की थी और दूसरी सुप्रीम कोर्ट ने। तो यूनियन होम मिनिस्ट्री ने जो कमेटी गठित की थी उसमें 3 सदस्य थे, एक थे सुधीर कुमार और दूसरे थे बलबीर सिंह और तीसरे थे S सुरेश। ठीक है, तो ये तो कमेटी हो गई आपकी गृह मंत्रालय वाली। सुप्रीम कोर्ट ने कौन सी कमेटी गठित की थी हम MCQ सेक्शन में देखेंगे आगे। ऊपर वाला टेक्स्ट जो है कि केवल हिंदी मीडियम में दिख रहा था, आप यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के कैंडिडेट्स भी नोट कर सकते हैं इसको। भारत में चीतों को वापस लाने के लिए एक्शन प्लान शुरू किया जा रहा है। तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA की 19वीं मीटिंग में एक्शन प्लान फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ चीता इन इंडिया, ये प्लान जो है लॉन्च किया गया है। इसमें जो है चीते भारत में पुनर्स्थापित किए जाने हैं। भारत में चीते नहीं हैं तो ये कहाँ से मंगाए जाएंगे? 10 से 14 तक चीते जो है अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका से और नामीबिया से मंगाए जाएंगे और उन्हें प्रथम चरण में कहाँ पर रखा जाएगा? कुनो पालपुर नेशनल पार्क में। तो ये अभी के लिए डिटेल जरूरी है। इंट्रोडक्शन ऑफ चीता इन इंडिया प्लान के बारे में इतना काफ़ी है, बाकी अदर कोई डिटेल आती है तो आपको बताई जाएगी। कुनो नेशनल पार्क जो है ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम में इंडियन ऑयल ने अपना सहयोग देने के लिए वादा किया है। इन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में, पंजाब के सभी 23 जिलों में राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का समर्थन करेंगे। कैसे करेंगे? इन दोनों राज्यों में जितनी भी जनसंख्या है सभी की, यानी इंटायर पॉपुलेशन की टेस्टिंग और स्क्रीनिंग ये प्रमोट करेंगे इंडियन ऑयल वाले, इसमें सहयोग देंगे इन सभी टेस्टिंग और स्क्रीनिंग के कार्यक्रमों में। तो ये है कुल मिलाकर। क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि इंडियन ऑयल ने नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम में किन 2 राज्यों को सहयोग देने के लिए वादा किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश और पंजाब। नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम का टारगेट क्या है, या फिर भारत जो है टीबी को या ट्यूबरकुलोसिस को कब तक एलिमिनेट करने वाला है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2025। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि टारगेट जो है टीबी एलिमिनेशन का SDG के हिसाब से कितना है, SDG गोल नंबर 3 के हिसाब से ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन का टारगेट है 2030 तक का। ठीक है, ये दोनों बातें ध्यान रखिएगा, ये पहले भी आपको कई बार बताई जा चुकी हैं। इसके बाद ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर का फेज़ 2, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर का फेज़ 2 किन किन राज्यों में इंप्लीमेंट किया जाएगा ये आपको याद रखना जरूरी है। किन राज्यों में इंप्लीमेंट किया जाएगा? 7 राज्यों में, जिसमें उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, केरल, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और गुजरात शामिल हैं। तो ये तो हो गई सेकंड फेज़ की बात। तो फर्स्ट फेज़ की बात भी पता होनी चाहिए आप। पहले चरण में कहाँ कहाँ लागू किया जा रहा है? पहले चरण में लागू किया जा रहा है आपका तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान में। ये फर्स्ट फेज़ के स्टेट हो गए, सेकंड फेज़ के स्टेट। इन दोनों को याद रखिएगा। ये पूछा जा सकता है कि जो है कौन से राज्य फर्स्ट स्टेज में नहीं शामिल हैं ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के डेवलपमेंट में, कौन से सेकंड स्टेट में नहीं शामिल हैं। और ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? ऑब्जेक्टिव है पारंपरिक ग्रिड के साथ सौर, पवन और अन्य नवीकरणीय स्रोतों से उत्पादित बिजली को सिंक्रोनाइज करना। अभी हमने ग्राम उजाला कार्यक्रम की बात की थी। ग्राम उजाला कार्यक्रम ध्यान रखिएगा मार्च 2021 से शुरू हुआ था। इसको उजाला कार्यक्रम से कंफ्यूज नहीं करेंगे। उजाला कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? उजाला कार्यक्रम आया था 5 जनवरी 2015 को, ये अलग कार्यक्रम है। तो उजाला कार्यक्रम के 7 साल पूरे हुए हैं वर्ष 2022 में। ठीक है, और ग्राम उजाला स्कीम पिछले वर्ष से चल रही है मार्च से। तो ये दोनों अलग अलग स्कीमें हैं, याद रखिएगा। फिर इसके बाद साइकिल्स फॉर चेंज एंड स्ट्रीट्स फॉर पीपल चैलेंज, ये शुरू हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। तो इसमें कुछ शहरों के नाम आए हैं जिन्होंने चैलेंज जीता है, जैसे स्ट्रीट्स फॉर पीपल चैलेंज। स्ट्रीट्स फॉर पीपल चैलेंज ये कितने शहरों ने जीता है? 11 शहरों ने। ठीक है, नंबर जरूर याद रखिएगा, नंबर आजकल काफ़ी पूछे जा रहे हैं। फिर उसके बाद ये शहरों के नाम दिए हुए हैं, इनको एक बार आप जरूर देखिए। स्ट्रीट्स फॉर पीपल चैलेंज जीता है औरंगाबाद, बेंगलुरु, गुरुग्राम, कोच्चि, नागपुर, पिंपरी चिंचवाड़, पुणे, उदयपुर, कोहिमा, उज्जैन और विजयवाड़ा ने। इसमें उत्तर प्रदेश का कोई शहर शामिल नहीं रहा। उसके बाद एक और इवेंट यहाँ पे हुआ था स्ट्रीट्स फॉर पीपल चैलेंज के अलावा नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज भी हुआ था। तो नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज किसने किसने जीता है? बेंगलुरु, हुब्बाली, धारवाड़, इंदौर, जबलपुर, काकीनाडा, कोच्चि, कोहिमा, राउरकेला, वडोदरा और वारंगल। तो 2 चैलेंज हो गए, एक स्ट्रीट्स फॉर पीपल चैलेंज और नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज। तो इसमें किन किन ने जीता है यहाँ पर ये देख लीजिए आप।
फिर इसके बाद रिकंस्ट्रक्शन ऑफ प्राइमरी मार्केट एडवाइजरी कमेटी, प्राथमिक बाजार सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया गया है। तो प्राथमिक बाजार सलाहकार समिति की अध्यक्षता पहले कौन कर रही थी? पहले यहाँ पर सदस्यता की जा रही थी माधवी पुरी बुच के द्वारा, लेकिन अब इसका नेतृत्व कौन कर रहा है? अब इसका नेतृत्व करेंगे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के प्रोफेसर, पूर्व चेयरपर्सन इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के एस साहू। तो एस साहू अब कर रहे हैं रिकंस्ट्रक्शन ऑफ मतलब ये प्राइमरी मार्केट एडवाइजरी कमेटी की अध्यक्षता, जो कि पहले माधवी पुरी बुच कर रही थी। इंग्लिश मीडियम कैंडिडेट यहाँ से नोट कर सकते हैं। पॉज करके हम लोग बढ़ते हैं आगे। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल 2021 के लिए एक समिति बनाई गई है। इसके महत्वपूर्ण पोस्टुलेट्स को समझने के लिए एक स्थायी संसदीय समिति का सृजन किया गया है, जिसमें कितने सदस्य हैं? 31। और इसमें कुल एक महिला सांसद हैं, सुष्मिता देव, जो कि तृणमूल कांग्रेस से हैं। तो इतनी बातें ध्यान रखना। 31 सदस्यीय समिति बनाई है, सिर्फ एक महिला उसमें शामिल है, वो है सांसद सुष्मिता देव MP, और ये हैं TMC से। इस बिल के बारे में हमने लास्ट मंथ भी आपको बताया था कि इसमें किस पर विचार किया जाना है? लीगल एज ऑफ मैरिज ऑफ वुमेन है, उसको 18 से बढ़ा करके 21 करना है, जो कि मेन की एज इस समय निर्धारित है, यानी कि 21-21 दोनों, पुरुष महिला दोनों की एज करना है परमिसिबल एज मैरिज की, इस पर विचार करना है। स्पोर्ट्स करंट अफेयर, स्पोर्ट्स इवेंट्स देख लेते हैं। 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर हमारे आ गए हैं भरत सुब्रमण्यम, ठीक। फिर उसके बाद वर्ल्ड फर्स्ट डीफ T20 चैंपियनशिप होगी 2023 में। तो फर्स्ट वर्ल्ड डीफ T20 वर्ल्ड चैंपियनशिप कहाँ पे होगी? ये केरल के तिरुवनंतपुरम में होगी। ये वेन्यू ध्यान रखिएगा, इस तरीके से सवाल आ सकता है, केरल के तिरुवनंतपुरम में। उसके बाद वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप, वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप जो है किसने जीती? उज्बेकिस्तान के नोदिरबेक अबुतसत्तरोव ने, और हराया किसको? रशिया के यान नेपोम्रियाश्की को, ठीक है। उसके बाद योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन, योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन में पुरुष एकल विजेता कौन रहे? लक्ष्य सेन, और महिला एकल विजेता रही बुसानन ओंगब्रांगफोन, ये करके इनका नाम है, बुसानन ध्यान रख सकते हैं, थाईलैंड से हैं। और पुरुष एकल विजेता लक्ष्य सेन। लक्ष्य सेन ने फाइनल में किसको हराया था? सिंगापुर के लोह किन यू को हराया था, और ये योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन में मेन सिंगल का टाइटल जीता लक्ष्य सेन ने। देन इसके बाद इंडिया स्किल्स 2021 की राष्ट्रीय प्रतियोगिता दिल्ली में आयोजित हुई थी, और इसमें शीर्ष 3 हम लोग ध्यान रखेंगे राज्यों के नाम। इसमें सवाल आ सकता है कि इंडिया स्किल्स 2021 प्रतियोगिता में सर्वाधिक मेडल किसको मिले हैं? ओडिशा राज्य को। सर्वाधिक गोल्ड मेडल किसको मिले हैं? ओडिशा को ही, ठीक है। तो भारत कौशल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले अक्टूबर 2022 में शंघाई चीन में जो कौशल अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता होगी, उसमें ये भाग ले सकते हैं। देन इसके बाद अंडर 19 एशिया कप 2021, अंडर 19 एशिया कप 2021 में दुबई में जो फाइनल हुआ था, इसमें श्रीलंका को भारत ने हराया था 9 विकेट से, और अंडर 19 एशिया क्रिकेट कप जीत लिया है। उसके बाद बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन में तस्नीम मीर ने अंडर 19 गर्ल्स सिंगल वर्ग में वर्ल्ड नंबर 1 का खिताब हासिल किया, और ऐसा करने वाली पहली भारतीय बनी है। तो ये आ सकता है हमारे एग्जाम में। फर्स्ट वर्ड जब भी आएगा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो किसी भी सेक्शन में हो, अपॉइंटमेंट्स में हो, स्पोर्ट्स में हो, अवार्ड्स एंड ऑनर्स में हो, ये आता ही आता है। तो तस्नीम मीर का नाम इंपॉर्टेंट है। तस्नीम मीर ने बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन में वर्ल्ड नंबर 1 का खिताब यहाँ पर जीता, अंडर 19 कैटेगरी में, गर्ल्स कैटेगरी में, गर्ल्स सिंगल में, और ऐसा करने वाली वर्ल्ड की मतलब इंडिया की पहली विमेन बैडमिंटन प्लेयर बनी है। इसके बाद सैयद मोदी बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 कहाँ पर हुआ था? लखनऊ में हुआ था। लखनऊ में विमेन सिंगल में फाइनल मुकाबले में PV सिंधु ने ये भारत की ही मालविका बंसोड़ को हरा करके अपना सैयद मोदी खिताब जीत लिया 2022 का। तो सैयद मोदी बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में वुमेन सिंगल में किसने जीता? फाइनल में PV सिंधु ने हराया किसको? मालविका बंसोड़ को। विराट कोहली ने कप्तानी छोड़ दी है कह सकते हैं हम लोग भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम की। इससे पहले वो जो है कप्तानी छोड़ चुके हैं वनडे और T20 की भी। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकेडमी कहाँ पर स्थापित की जाएगी? लखनऊ में स्थापित की जाएगी, ध्यान रखिएगा। एडिलेड इंटरनेशनल 1 टेनिस टूर्नामेंट में हम 2 इवेंट खाली ध्यान रखेंगे, पुरुष वर्ग में सिंगल्स और महिला वर्ग में सिंगल्स। तो पुरुष सिंगल्स में फ्रांस के गेल मॉनफिल्स ने रशिया के कैरन खशनोव को हरा करके टूर्नामेंट जीता। महिला वर्ग में ऑस्ट्रेलिया के एशली बार्टी ने कजाकिस्तान की एलिना रिबकिना को हरा करके ये एडिलेड इंटरनेशनल 1 टेनिस टूर्नामेंट जीता। फिर इसके बाद विमेंस नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप, विमेंस नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप में हिमाचल प्रदेश में टूर्नामेंट हुआ था। इसमें लद्दाख की विमेंस टीम ने ये विमेंस नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप जीता है, विमेंस टीम फ्रॉम लद्दाख। और ये टूर्नामेंट हुआ कहाँ पर था? हिमाचल प्रदेश में। इसके बाद मेलबर्न समर सेट 1 2022, इसमें भी खाली हम पुरुष एकल यानी कि मेन सिंगल और वुमेन सिंगल कैटेगरी के यहाँ पर देखेंगे। विनर्स को विजेता है राफेल नडाल स्पेन से, और विजेता है मतलब रही महिला एकल से सिमोना हैलेप रोमानिया से, ठीक है। उपविजेता यहाँ पर कौन रहे थे? पुरुष में मैक्सिम क्रेसी अमेरिका से, और उपविजेता यहाँ पर रही थी वेरोनिका कुडेरमेटोवा, ये रशिया से। AFC विमेंस फुटबॉल एशिया कप 2022 ये कहाँ पर हुआ था? भारत में हुआ था। कहाँ पर? मुंबई, नवी मुंबई और पुणे में।
फिर उसके बाद नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी का ड्राफ्ट रिलीज़ किया गया है और इसमें लोगों की प्रतिक्रिया मांगी गई है, फीडबैक मांगा गया है। इसका विज़न क्या है, 2030 तक भारत को शीर्ष वायु खेल देशों में से एक बनाना है। ठीक है, तो ये हो गया नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी। और इसको लागू करने के लिए जो एपेक्स गवर्निंग बॉडी होगी वो कौन सी होगी, एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। फर्स्ट मल्टी डायमेंशनल एडवेंचर स्पोर्ट्स कैंपेन, फर्स्ट मल्टी डायमेंशनल या मल्टी फेस्टेड एडवेंचर स्पोर्ट्स कैंपेन जो है कहाँ पे शुरू हुए थे, नई दिल्ली में, जनवरी में। लखनऊ की आईपीएल टीम का नाम रख दिया गया है, लखनऊ की आईपीएल टीम अब जानी जाएगी लखनऊ सुपर जायंट्स के नाम से, और इसके कप्तान कौन नियुक्त किए गए हैं, केएल राहुल। आईपीएल के स्पॉन्सर भी बदल गए हैं, पिछली बार वीवो था और जो है वीवो अब नहीं रहेगा 2022 और 2023 के आईपीएल में, अब टाटा आईपीएल के नाम से हम जानेंगे आईपीएल 2022 और आईपीएल 2023 को। तो वीवो की जगह अब स्पॉन्सर कौन सा आ गया है, टाटा ग्रुप। इसके बाद सिडनी टेनिस क्लासिक, सिडनी टेनिस क्लासिक में 2 इवेंट देखेंगे, मेन सिंगल और वुमेन सिंगल फाइनल। तो इसमें जो है असलान करात्सोव ने एंडी मरे को हरा करके ये पुरुषों का एकल खिताब जीता सिडनी टेनिस क्लासिक का, और महिलाओं के फाइनल में वुमेन सिंगल में पाउला बेडोसा ने चेक रिपब्लिक की बारबरा क्रिजकोवा को हरा करके सिडनी टेनिस क्लासिक टूर्नामेंट जीत लिया। ये पाउला बेडोसा कहाँ की, स्पेन की। समिट्स देख लेते हैं जनवरी 2022 मंथ की। थर्ड इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग, इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग का आयोजन कहाँ पर हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है, न्यू दिल्ली में। और इसमें किन किन सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ ने भाग लिया था, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, इन सब ने। देन इसके बाद 24th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस पर 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, हैदराबाद में। ठीक है, इसमें वेन्यू ध्यान रखिएगा। थीम एक बार देख सकते हैं, थीम थी इसमें इंडिया टेकेड डिजिटल गवर्नेंस इन पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड। 2022 की ब्रिक्स की पहली मीटिंग हुई थी, और ब्रिक्स शेरपाओं की पहली मीटिंग हम लोग कह सकते हैं। ब्रिक्स के रिप्रेजेंटेटिव नेशंस के जो मतलब रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनको शेरपा कहा जाता है। तो ये रिप्रेजेंटेटिव हेड्स की मीटिंग हुई थी कह सकते हैं हम लोग, और इसमें चूंकि भारत ने ब्रिक्स की अध्यक्षता की थी 2021 में, तो उसके लिए भारत को धन्यवाद दिया मेंबर कंट्रीज़ ने। और रोटेटिंग चेयरमैनशिप अब किसको मिल गई 2022 की, चीन को। तो ब्रिक्स की चेयरमैनशिप किसके पास है 2022 में, तो इसका आंसर हो जाएगा चीन। देन इसके बाद डावोस एजेंडा समिट 2022, ये इसमें भारत के प्रधानमंत्री जी ने पार्टिसिपेट किया था, दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन 2022 में, और इसकी थीम थी किंगडम ऑफ वर्ल्ड इसकी थीम थी। इसके बाद बिजनेस समिट ऑन नेशनल एडिबल ऑयल पाम मिशन पर शिखर सम्मेलन, ये व्यापारी शिखर सम्मेलन या फिर कह सकते हैं बिजनेस समिट हुई थी हैदराबाद में, वेन्यू ध्यान रखिएगा। और ये ऑयल पाम मिशन का दूसरा समिट है जो कि हैदराबाद में हो रहा है। इससे पहले एक समिट गुवाहाटी में हो चुका है, 5 अक्टूबर 2021 को हुआ था। ठीक है, साउथ एशियन कंसल्टेटिव मीटिंग ऑन ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था, न्यू दिल्ली में हुआ था। तो बस इसमें वेन्यू और ये क्या इवेंट था इसके बारे में ध्यान रखिएगा आप। इसके बाद आते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जो दावोस एजेंडा मीट हुई थी, इसमें स्टेट ऑफ द वर्ल्ड नाम से एक विशेष एड्रेस या विशेष संबोधन दिया था प्रधानमंत्री ने। और इसी में इसके दौरान क्या हुआ था कि पीएम का टेलीप्रॉम्प्टर शायद बंद हो गया था या कुछ हुआ था, तो इस पर काफ़ी न्यूज़ बनी थी। तो ये हमसे पूछ सकते हैं कि वो कौन सा वहाँ पर कह सकते हैं वक्तव्य दे रहे थे। तो स्टेट ऑफ द वर्ल्ड नाम से वो स्पेशल एड्रेस अपना कर रहे थे 17 जनवरी को। इंडिया डिजिटल समिट 2022, ठीक है, इसकी थीम क्या थी, इसकी थीम थी सुपर चार्जिंग स्टार्टअप्स। ये बहुत जरूरी है, यही पूछे जाने की संभावना है क्योंकि इसकी कोई वेन्यू नहीं है। ये आभासी तौर पर यानी कि वर्चुअल तौर पर हुआ था। 11 और 12 जनवरी को 2 दिवसीय कार्यक्रम हुआ था। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा आयोजित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवादी विरोधी समिति यानी कि आपकी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की काउंटर टेररिज्म कमेटी की चेयरमैनशिप दूसरी बार इंडिया को मिली है। इससे पहले इंडिया को चेयरमैनशिप मिली थी 2011-2012 में। तो इस समिति की अध्यक्षता भारत ने की है। तो यूनेस्सी की ये जो समिति है ये कब सृजित हुई थी, सितंबर 2001 में 9/11 के हमले के बाद। इसमें मेंबर कितने होते हैं, मेंबर हैं इसमें 15, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद थर्ड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ नेशनल पुलिस मिशन, ये जो है नई दिल्ली में आयोजित हुई थी। जनवरी मंथ के रैंक्स, रिपोर्ट्स और इंडेक्स देख लेते हैं। सबसे पहले हेनली पासपोर्ट इंडेक्स जो कि जनवरी में आता है हर साल। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में ज़्यादातर केसेस में जापान या सिंगापुर ही टॉप पर होते हैं, और एक बार फिर से जापान और सिंगापुर जॉइंटली टॉप पर हैं। फिर उसके बाद जर्मनी और साउथ कोरिया टॉप पर हैं। फिर फिनलैंड, इटली, स्पेन और लग्जमबर्ग थर्ड पोजीशन पर हैं संयुक्त रूप से। सबसे खराब स्थान इसमें है अफगानिस्तान का, और इंडिया की पोजीशन है 2022 में 83 यानी कि 83वें स्थान पर भारत। पिछली बार भारत था 90वें स्थान पर। एशिया पावर इंडेक्स 2021 ये सिडनी बेस्ड थिंक टैंक लोवी इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया जाता है, और ये पिछली बार कुछ एग्जाम में पूछा भी गया था। टॉप पर है इसमें यूएस, सेकंड पर है चाइना, थर्ड पर है जापान और फोर्थ पर इंडिया है। इंडिया लास्ट ईयर भी फोर्थ पर ही था, ध्यान रखिएगा। इसमें सबसे निचला स्थान किसे मिला है, पापुआ न्यू गिनी को मिला है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021 जो है ये जारी किया गया है। इसमें
सर्वाधिक भ्रष्ट देश कौन सा है? साउथ सूडान है। और सबसे साफ देश यानी कि सबसे नॉन करप्ट देश कौन सा है? डेनमार्क है, फिर फिनलैंड है, फिर इसमें न्यूजीलैंड है। एक्चुअली ये तीनों ही पहले रैंक पर हैं संयुक्त रूप से, तो डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड तीनों संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान पर हैं। इंडिया की रैंक 2021 में कितनी मानी गई है? 85th यानी 85, और 2020 में इंडिया की रैंक थी 86, और 2019 में भी इंडिया की रैंक थी 80 रैंक थी। ठीक है, तो 2020-21 वाला ध्यान रख सकते हैं। 2020 में 86 और 2021 में करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में 85th यानी 85। फिर इसमें भारत में बेरोजगारी दर पर यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया पर कुछ आंकड़े जारी किए गए हैं सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के द्वारा। ठीक है, सबसे अधिक बेरोजगारी दर वाले राज्यों में यहाँ पर माना गया है हरियाणा को, फिर राजस्थान को, फिर झारखंड को, फिर बिहार को, फिर जम्मू कश्मीर को। जहाँ पर बेरोजगारी की दर सबसे कम है वो राज्य है कर्नाटक, गुजरात और ओडिशा सेकंड पर संयुक्त रूप से। तो इतने आंकड़े कम से कम ध्यान रखिएगा इसमें। इसके बाद भारत की मासिक माल निर्यात पर रिपोर्ट ऑन इंडियाज मंथली गुड्स एक्सपोर्ट। तो इसमें दिसंबर के आंकड़े दिए गए थे। दिसंबर तक में अगर देखा जाए तो इंडिया का जो कुल एक्सपोर्ट था ये कितना पहुंच गया था? इंडिया का एक्सपोर्ट दिसंबर 2021 में दर्ज किया गया था 37.29 बिलियन का, और ये अब तक किसी भी मंथ में, एक मंथ में किया गया इंडिया के द्वारा सबसे अधिक एक्सपोर्ट था। सबसे ज़्यादा जो गुड्स एक्सपोर्ट किए गए थे वो थे आपके, तो इंडिया का सर्वाधिक मंथली एक्सपोर्ट अब तक का हाईएस्ट कब दर्ज किया गया था? दिसंबर 2019 में। इसका फिगर ये लिखा हुआ है, आप याद कर लीजिएगा। और इसमें सर्वाधिक हिस्सा किसका था? इंजीनियरिंग गुड्स का सबसे पहले, फिर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का था, फिर जेम्स एंड ज्वेलरी का था। ये टॉप 3 आइटम्स एक्सपोर्ट किए गए थे। सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसका था? इंजीनियरिंग गुड्स का। ब्रांड फाइनेंस के द्वारा वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड्स की लिस्ट आ गई है। तो शीर्ष 5 मूल्यवान ब्रांड में सबसे पहले एप्पल, फिर अमेजॉन, फिर गूगल, फिर माइक्रोसॉफ्ट और फिर वॉलमार्ट। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रू अर्बन मिशन में राज्यों के क्रियान्वयन पर स्थान यहाँ पर दिए गए थे, यानी कि कौन से स्टेट्स कैसे इंप्लीमेंट कर रहे थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी रू अर्बन मिशन को। इसमें टॉप स्टेट्स कौन से हैं इसकी लिस्ट या फिर इसकी रैंक दी हुई है। तो रू अर्बन मिशन के क्रियान्वयन में शीर्ष राज्य है तेलंगाना, फिर उसके बाद है तमिलनाडु और फिर है गुजरात। और जो इस मिशन के तहत 300 क्लस्टर बनाए गए थे, उन क्लस्टर समूहों में लागू किए गए कार्यक्रम के मामलों में जो 2 डिस्ट्रिक्ट टॉप पर थे वो तेलंगाना से, एक संगारेड्डी जिला और दूसरा कामारेड्डी जिला। तो तेलंगाना के 2 डिस्ट्रिक्ट देश भर में बनाए गए 300 क्लस्टर समूहों में शीर्ष दो स्थान पर रहे। ठीक है, ये मिशन कब आया था? 2016 में। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रू अर्बन मिशन कब आया था? 2016 में। लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर लीडर्स की लिस्ट आ गई है, यानी कि विश्व के सबसे लोकप्रिय नेताओं की लिस्ट अमेरिका बेस्ड कंसल्टेंट फर्म है पॉलिटिकल इंटेलिजेंस करके, उन्होंने जारी किया है। तो नरेंद्र मोदी सबसे लोकप्रिय नेता है भारत में, इनको सबसे ज़्यादा परसेंटेज मिले हैं। फिर लोपेज ओब्रेडोर, फिर मारियो द्रागी और फिर फूमियो किशिदा, जो कि जिस समय जापान के पीएम है, उनका नाम यहाँ पर रखा गया है। तो टॉप 4 बस हमने यहाँ पर लिया है, इतना काफ़ी है। मोदी जी टॉप पर हैं, याद रखिएगा। किसका एनालिसिस है ये? कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस का, मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस। दुनिया के 5 सबसे मजबूत आईटी ब्रांड्स की लिस्ट आ गई थी, जिसमें एक्सेंचर टॉप पर है, फिर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि टीसीएस टॉप पर है, फिर इन्फोसिस, फिर आईबीएम और फिर कॉग्निजेंट। ठीक है, ये इतना आप ध्यान रखिएगा, टॉप 5 कम से कम। रिपोर्ट ऑन बैंकिंग ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया। भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों पर बैंकिंग रिपोर्ट नीति आयोग ने जारी की है, और इसमें नीति आयोग ने सहयोग लिया है रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट इंडिया का। तो नीति आयोग ने भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों पर बैंकिंग शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है, और आरबीआई के प्राथमिकता क्षेत्र उधार निर्देशों में इलेक्ट्रिक वाहनों यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को शामिल करने की आवश्यकता और महत्व को रेखांकित करती है। यानी कि जो आरबीआई की प्राथमिकता क्षेत्र उधार गाइडलाइंस है, उसमें हर हाल में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को भी शामिल करना आज की आवश्यकता है। तो आरबीआई को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में शामिल करना चाहिए, ये कुल मिलाकर नीति आयोग ने रिकमेंड किया है। अटल रैंकिंग ऑन इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स पर जो अटल रैंकिंग्स आती हैं, उसमें कुछ कैटेगरी वाइज रैंक्स होती हैं। उसमें टॉप पर कौन है ये देखिएगा। जैसे इंस्टीट्यूट्स जो टॉप 10 में थे, उसमें टॉप पर आईआईटी मद्रास, फिर आईआईटी बॉम्बे, फिर आईआईटी दिल्ली संस्थानों की कैटेगरी में। देन उसके बाद राज्य और डीम्ड विश्वविद्यालयों की कैटेगरी में, कैटेगरी ऑफ स्टेट एंड डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान महाराष्ट्र टॉप पर, सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजेस की कैटेगरी में कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे टॉप पर, फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी की कैटेगरी में कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी खोरदा ओडिशा टॉप पर, और वित्त पोषित संस्थानों की श्रेणी में यानी कि कैटेगरी ऑफ फंडेड इंस्टीट्यूशंस में अविनाश लिंगम इंस्टीट्यूट फॉर होम साइंस एंड हायर एजुकेशन फॉर विमेन तमिलनाडु, ये टॉप पर। जनवरी मंथ 2022 के अब एमसीक्यूज यहाँ पर देखेंगे हम लोग। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, दिसंबर 2021 में किस देश के द्वारा जिजुआन 102E नामक एक नया पृथ्वी अवलोकन उपग्रह अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया? तो नाम से पता चल रहा है कि उपग्रह कहाँ का है, चाइना का है। हमारा आंसर हो जाएगा ए, चाइना। अगला हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य में क्वांटम प्रयोगशाला स्थापित की है? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में इंदौर के पास मऊ में क्वांटम प्रयोगशाला स्थापित की गई है। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी। कोविड-19 वैक्सीनेशन चिल्ड्रन ग्रुप के लिए यानी कि 15 से 18 एज ग्रुप के लिए शुरू किया गया है भारत में। कब ये शुरू किया गया है? 3 जनवरी 2022 को, ऑप्शन नंबर ए।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या फिर है? तो पहला है जम्मू कश्मीर के अल्पाइन स्कीयर आरिफ खान ने 2022 में शीतकालीन ओलंपिक में 2 स्पर्धाओं के लिए क्वालिफाई किया है। तो ये सही है, 2 इवेंट के लिए क्वालिफाई कर लिया है आरिफ मोहम्मद खान ने। पहला स्टेटमेंट सही है। फिर उसके बाद है कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सी लॉक इजमुइडन सी लॉक जो है इनॉग्रेट किया गया है इजमुइडन में, जो कि एक स्मॉल पोर्ट सिटी है जो कि नॉर्थ सी कनाल को एम्स्टर्डम से कनेक्ट करता है नीदरलैंड में। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, हमारा आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 एंड 2 करेक्ट। इसके साथ ही आरिफ मोहम्मद खान शीतकालीन ओलंपिक में 2 अलग अलग स्कीइंग प्रतिस्पर्धाओं के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। हाल ही में बोइंग 747 चार्टर्ड विमान में 30 सफ़ेद गैंडों को किस देश से रवांडा पहुंचाया गया है? तो बोइंग चार्टर्ड विमान में 30 सफ़ेद गैंडों को साउथ अफ्रीका से पहुंचाया गया है रवांडा, और ये सफ़ेद गैंडों का अब तक का एक सबसे बड़ा एकल हस्तांतरण हुआ था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। देन इसके बाद चीन के चैंग ई 5 लूनर लैंडर ने चंद्रमा की सतह पर पानी से जुड़ा पहला ऑन साइट एविडेंस खोज लिया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। उसके बाद देखेंगे कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में भारत में 1901 के बाद ये 5वां सबसे गर्म वर्ष था 2021, ठीक है। उसके बाद अमेरिका के मैरीलैंड अस्पताल में 57 वर्षीय डेविड बेनेट में अनुवांशिक रूप से संशोधित सुअर का हृदय प्रत्यारोपित किया गया था, ठीक है, और इतिहास में पहली बार ये आपका पिग हार्ट किसी को लगाया गया है, ट्रांसप्लांट किया गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट, सारे स्टेटमेंट सही। भारत का वो पहला प्रथम राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है यहाँ जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल गुड गवर्नेंस इंडेक्स अभी हाल में जारी किया गया? तो जारी किया गया है जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 31 दिसंबर 2021 को चीन के शंघाई प्रोविंस में दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन शुरू की गई है, और नए फेज को शुरू करने के साथ जो पोजीशन है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मेट्रो लाइन की लेंथ के हिसाब से, वो शंघाई प्रोविंस में जो रिकॉर्ड था वो अभी भी बना हुआ है इसका, ठीक है। शंघाई में वर्ल्ड की सबसे लंबी मेट्रो लाइन सर्विस संचालित है। फिर उसके बाद बीजिंग का नंबर आता है, फिर उसके बाद दिल्ली का नंबर आता है, ठीक है। तो वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट मेट्रो लाइन कहाँ पर है और इसका रिकॉर्ड अभी भी मेंटेन है, ये कहाँ पे है? शंघाई में, ध्यान रखिएगा। उसके बाद केरल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर सुबोध जी ने और एक रिसर्च स्कॉलर विद्या ललन ने एक 5G माइक्रोवेव ऑब्जर्वर्स अभी जो है डेवलप किया है। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं। जो 5G ऑब्जर्वर्स बनाए हैं यहाँ पर रिसर्च स्कॉलर ने और प्रोफेसर सुबोध ने, ये क्या करेंगे? ये एक शील्ड की तरीके से एक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के लिए, एक शील्ड की तरीके काम कर सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि 29 दिसंबर 2021 को किस राज्य ने अपने राज्य की महिलाओं के लिए नीति 2021 जारी की है? न्यू पॉलिसी फॉर विमेन। ये पॉलिसी जो है कहाँ पर लागू की गई है? ये लागू की गई तमिलनाडु में, और ये पॉलिसी 5 साल तक इम्प्लीमेंट की जाएगी वहाँ पर। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है कि सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च के अनुसार भारत किस वर्ष में अपने किस देश को पछाड़ करके अर्थव्यवस्था में अपना 6ठा स्थान हासिल कर लेगा, या फिर किस देश को पीछे करके किस वर्ष तक 2000 मतलब कह सकते हैं 22 में 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था या फिर 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा? तो 2022 के अंत तक भारत फ्रांस को पीछे करके 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बन जाएगा। और साथ ही साथ ये कहा गया है कि 2031 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था या फिर इकोनॉमी होगी, ठीक है। ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के बारे में कौन सा कथन सही है? 15 से 23 जनवरी 2020 के बीच 20वां ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ढाका में आयोजित किया गया था, और ये रेनबो फिल्म सोसाइटी के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। हमारा आंसर हो जाएगा सी। इसमें थोड़ा सा डेट भी देखिएगा, कभी कभी डेट भी पूछ ली जाती है, ठीक। इसका आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 एंड 2 करेक्ट। अभी रिसेंट में किस स्टेट में अफ्स्पा एक्ट इंप्लीमेंट किया गया है? तो ये किया गया है नागालैंड में, ऑप्शन नंबर सी। 30 दिसंबर 2021 से प्रभावी हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। चाइना का जो आर्टिफिशियल सन है वो लगातार न्यूज़ में रहता है। आर्टिफिशियल सन हाइफी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स एनहुई ईस्टर्न प्रोविंस है चाइना में, वहाँ पर एक्सपेरिमेंट अभी हाल में हुआ है। और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर जो है बेसिकली, जिसको आर्टिफिशियल सन बोला जाता है पॉपुलर तौर पर, 70 मिलियन डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर या फिर एनर्जी क्रिएट की गई इतने सेकंड में, और ये एक नया रिकॉर्ड बनाया गया है। इतनी हाई टेम्परेचर या फिर इतनी हाई एनर्जी यील्ड की गई आर्टिफिशियल तौर पर, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सारे कथन सही हैं। अगला सवाल है कि ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक ने किस देश को अपने नए सदस्य के रूप में जोड़ा है? नवीनतम देश जो सदस्य बना है वो है मिस्र यानी कि इजिप्ट। बांग्लादेश, यूएई और उरुग्वे के जो है इससे पहले बनाए गए थे, और मिस्र एनडीबी में शामिल होने वाला चौथा नया सदस्य है इजिप्ट या फिर मिस्र। जनवरी 2022 में किस सरकार ने लगभग 100 साल पुराने लोकप्रिय चिंतामणि पद्य नाटकम पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये प्रतिबंध लगाया गया है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में कहा है कि कुछ कम्युनिटी के लोगों की सेंटिमेंट्स को ये हर्ट करता है नाटक, तो इसलिए इस पर बैन लगा दिया गया है। वन नेशन वन ग्रिड वन फ्रीक्वेंसी के संबंध में कौन सा कथन गलत है? पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में वन नेशन वन ग्रिड की उपलब्धि की वर्षगांठ बनाई है। तो इसको कब जारी किया गया था वन नेशन वन ग्रिड वन फ्रीक्वेंसी को? 31 दिसंबर
2021 को वन नेशन वन ग्रिड वन फ्रीक्वेंसी अचीव करने की वर्षगांठ बनाई गई थी पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सी, बोथ 1 एंड 2 करेक्ट, दोनों स्टेटमेंट सही है। फिर इसके बाद निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने देश के सभी पुलों के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए भारतीय पुल प्रबंधन प्रणाली विकसित की है? ये प्रणाली विकसित की है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज ने, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद कोविड-19 के नए वेरिएंट IHU के बारे में कौन सा सही है? तो ये कहाँ से IHU खोजा गया है? फ्रांस से, ये बात ध्यान रखिएगा। और इसका कोड ये है, कोड तो नहीं इतना खैर जरूरी आता है कभी, लेकिन कंट्री ऑफ ओरिजिन आता है वायरसेस का। तो इसमें पाया गया है कि ये ओमिक्रॉन से ज़्यादा इन्फेक्शियस है। SARS-CoV-2 का वायरस वेरिएंट है IHU। इसको कहाँ से खोजा गया है? फ्रांस से। फिलहाल हमारे यहाँ पर क्वेश्चन में दोनों स्टेटमेंट सही हैं, बोथ 1 एंड 2 करेक्ट। 24 दिसंबर 2021 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितने मिलियन डॉलर की कमी के साथ 635.08 अरब डॉलर पहुंच गया था? तो इसमें कमी हुई थी 587 मिलियन की। और इंडिया का जो कुल विदेशी मुद्रा संपत्ति है यानी कि FCA है, वो कितना है? वो इतना आंका गया था दिसंबर तक। तो ये फिगर कभी कभी आते हैं, ठीक है, हमेशा फिगर नहीं होते हैं, लेकिन कुछ GST के फिगर, कुछ FCA के फिगर जो लेटेस्ट आते हैं वो आपको याद रखने होते हैं। खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी कि AVIC के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन लॉन्च की है? तो भारत की पहली हनी प्रोसेसिंग वैन लॉन्च की गई है गाजियाबाद में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 3 जनवरी 2022 को PM's एक्सीलेंस अवार्ड पंजीकरण के लिए एक वेब पोर्टल जारी किया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। फिर उसके बाद जनवरी 2022 में ब्रिटिश सेना में कार्यरत कैप्टन हरप्रीत चंडी दक्षिणी ध्रुव यानी अंटार्कटिका की अकेले यात्रा करने वाली भारतीय मूल की पहली और कुल मिलाकर पहली अश्वेत महिला बनी। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पेटीएम ने एक टेक्नोलॉजी इनेबल्ड एजुकेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, पेटीएम वेल्थ अकेडमी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। कोई भी ऑप्शन जो है इनकरेक्ट नहीं है, यानी कि करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी, सभी स्टेटमेंट करेक्ट हैं। अपनी 100% एलिजिबल पॉपुलेशन को कोविड-19 की फर्स्ट डोज कंप्लीट करने वाला दूसरा राज्य कौन सा बना है? ठीक है, तो दूसरा राज्य बना है आपका तेलंगाना। पहला राज्य कौन सा था जिसने ऐसा किया था? हिमाचल प्रदेश। शेख अब्दुल्ला हमडोक किस कंट्री के थे? इन्होंने अपनी प्रधानमंत्री पद से रिजाइन किया है, तो ये है सूडान से, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने रानी वेलु नचियार को उनकी 292वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। रानी वेलु नचियार की जयंती कब मनाई जाती है? तो मनाई जाती है 3 जनवरी 2022 को, ऑप्शन नंबर सी। वेलु नचियार जो है शिवगंगा स्टेट की रानी हुआ करती थी। कब? 1780 से 1790 के बीच। उन्हें वीर मंगई के नाम से तमिलनाडु में जाना जाता था। उन्होंने कॉलोनियल पावर के खिलाफ रिवोल्ट भी किया था। लोसर महोत्सव के बारे में कौन सा कथन सही है? पहला है कि 3 जनवरी 2022 को लद्दाख में बौद्ध समुदाय द्वारा पारंपरिक नव वर्ष लोसर महोत्सव मनाया गया, सही है, ऑप्शन नंबर 1। फिर उसके बाद इस महोत्सव को बौद्ध समुदाय के नव वर्ष की शुरुआत के रूप में मनाया जाता है, सही। और फिर 15वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत हुई थी। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है यहाँ पर, क्योंकि 17वीं शताब्दी में शुरुआत हुई थी। इसमें बताना है कौन सा कथन गलत है। तो गलत कथन हमारा हो जाएगा केवल 3 इसमें, ठीक है, केवल 3। अगला क्वेश्चन है, इसमें पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि मलाबार ट्री निम्फ को चुराव में 5वें गोवा पक्षी महोत्सव में गोवा की राजकीय तितली घोषित कर दिया गया है। मलाबार ट्री निम्फ गोवा की स्टेट बटरफ्लाई घोषित हो चुकी है। सेकंड स्टेटमेंट है कि लोसुंग एक सिक्किमी नववर्ष है जो तिब्बत चंद्र कैलेंडर के 10वें महीने के समापन पर वार्षिक फसल के मौसम के अंत में मनाया जाता है। तो लोसुंग बेसिकली क्या है? एक सिक्किमीज न्यू ईयर फेस्टिवल है। उसके बाद भारतीय रेलवे के पश्चिमी रेलवे क्षेत्र के रेलवे सुरक्षा बल ने यानी RPF ने यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए मिशन अमानत नामक पहल लॉन्च की थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ऑल ऑफ द अबव, यानी कि सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। हाल ही में भारत की सबसे अधिक उम्र की यानी कि सबसे उम्रदराज स्लॉथ बेयर गुलाबो की मृत्यु हुई है और इसकी उम्र लगभग 40 वर्ष थी। ये किस चिड़ियाघर में गुलाबो रहती थी? ये फीमेल भालू रहता था आपका भोपाल में, ऑप्शन नंबर ए। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा जनवरी 2022 में कब तक स्टार्टअप इंडिया नवाचार सप्ताह का आयोजन किया गया है? तो स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक बनाया गया है 10 से 16 जनवरी के बीच, ऑप्शन नंबर सी। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस बनाने की भी घोषणा यहाँ पर की जा चुकी थी यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपको डेज एंड डेट्स वाले में हमने बता दिया, यहाँ पर भी बता दिया है। आगे बढ़ते हैं। 2 जनवरी 2021 को भारत ने किस देश को कोविड-19 टीकों की 5 लाख डोसेस दान की हैं, डोनेट की हैं? तो भारत ने इंदिरा गांधी चिल्ड्रन हॉस्पिटल काबुल अफगानिस्तान में जो है उसे 5 लाख डोसेस डोनेट की हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी, अफगानिस्तान। देन उसके बाद इसमें 3 स्टेटमेंट हैं। पहला है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु को 2010 की तुलना में अपने यहाँ पर बाघों की जनसंख्या को 2 गुना करने के लिए WWF द्वारा इंटरनेशनल TX2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऐसा ही पुरस्कार अगर आप देखेंगे दिसंबर 2000
20 में अनाउंस किया गया था पीलीभीत टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश के लिए। 19 वर्षीय ब्रिटिश बेल्जियम नागरिक ज़ारा रदरफोर्ड दुनिया भर में अकेले यानी सोलो उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई हैं। रस्किन बॉन्ड द्वारा उनकी नवीनतम पुस्तक अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया को जारी किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पर आपका गलत नहीं है, सारे स्टेटमेंट सही है। एक्चुअली इसमें पूछा है कौन सा सही है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, सभी सही है, बी। निम्नलिखित में से ओडिशा राज्य के किस जिले ने खुद को राज्य का पहला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया? यहाँ पर कोई बाल विवाह नहीं होता है। यहाँ पर निर्भया कढ़ी अभियान चलाया गया था, जिसमें किशोरियों को स्कूल छोड़ने यानी स्कूल ड्रॉप आउट से रोकने और उनकी काउंसलिंग करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था और इसने काफ़ी सफलता पाई और चाइल्ड मैरिजेस को 0 नंबर तक लाया गया। गंजम डिस्ट्रिक्ट ओडिशा में। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है। इनमें से किस देश की सरकार ने ईंधन की यानी फ्यूल्स की बढ़ती कीमतों पर नागरिकों द्वारा हो रहे विद्रोह के कारण वहां की सत्तारूढ़ पार्टी ने या फिर सरकार ने इस्तीफा दे दिया है? तो इस्तीफा कहां पे दिया गया है? कजाकिस्तान में। ऑप्शन नंबर ए। कोपल टॉय क्लस्टर के संबंध में कौन सा कथन गलत है? कोपल टॉय क्लस्टर देश का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर है। कर्नाटक राज्य के बेंगलुरु स्थित कोपल जिले के भानापुर गांव में इसको बनाया जाएगा और तेलंगाना के राज्यपाल ने हैदराबाद में 81वीं अखिल भारतीय औद्योगिक प्रदर्शनी, जिसका नाम रखा गया था नुमाइश 2022, इसका उद्घाटन किया। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। सारे स्टेटमेंट करेक्ट है, इस वजह से कोई भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट नहीं है, सारे स्टेटमेंट करेक्ट है। खुंटकट्टी लॉ जो अक्सर न्यूज में रहता है, ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है झारखंड से। ऑप्शन नंबर बी। खुंटकट्टी में ट्राइबल्स के द्वारा फॉरेस्ट लैंड सृजित की जाती है फॉरेस्ट को क्लियर करके, और उस फॉरेस्ट लैंड जो कि क्लियर की गई है उस पर मालिकाना हक ट्राइबल पीपल का होता है, इंडिविजुअल को ओनर राइट नहीं दिया जाता है। तो ये काफ़ी चर्चा में रहता है ये वहाँ का। इसमें सही कथन का चुनाव करना है। पहला है कि आईसीएमआर द्वारा ओमिश्योर नामक किट मंजूर की गई है। एक आरटीपीसीआर किट है जिसमें ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है कोविड का, इसके संक्रमण की जांच की जाती है। धर्मेंद्र प्रधान ने 1 जनवरी से 10 अप्रैल तक चलने वाले पढ़े भारत कैंपेन को शुरू किया था। पढ़े भारत एक रीडिंग कैंपेन है, इसको शुरू किया गया 100 दिन के लिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। यहाँ पर सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं, डी। फ्रीक्वेंसी बनाए रखने के लिए हर 4 सेकंड में बिजली संयंत्रों को सिग्नल भेजने वाले ऑटोमेटिक जनरेशन कंट्रोल को किसने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है राजकुमार सिंह जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। जीशान ए लतीफ़ नामक पत्रकार जो हैं जो द कारवां मैगजीन के लिए काम करते हैं, इन्होंने रामनाथ गोयनका फोटो पत्रकारिता पुरस्कार जीता है 2022 का। 2022 में जो अनाउंस हुआ है 2021 के लिए। मिसेज अमेरिका शाइलिन फोर्ड को लास वेगास में जो मिस वर्ल्ड 2022 प्रतियोगिता हुई थी, इसमें विजेता घोषित किया गया। साझा सेवा केंद्रों यानी कि कॉमन सर्विसेज सेंटर के द्वारा ग्रामीण युवाओं को व्यावसायिक शिक्षा यानी कि वोकेशनल एजुकेशन प्रदान करने के लिए योग्यता नामक ऐप शुरू किया गया है। तो इसमें कौन सा सही है? इसमें आंसर हो जाएगा बी, 1, 2 और 3 करेक्ट। उसके बाद आरबीआई ने गतिशील रूप से बदलते वित्तीय परिदृश्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपना इंटरनल फिनटेक डिपार्टमेंट बनाया है। आरबीआई ने एयरटेल पेमेंट बैंक को आरबीआई अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची यानी सेकंड शेड्यूल में शामिल किया। कुल मिलाकर यहाँ पर कहा जा रहा है कि एयरटेल पेमेंट बैंक अब एक शेड्यूल्ड बैंक बन गया है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। उसके बाद है यूके में 79 वर्षीय एलन गोसलिंग नामक व्यक्ति के एवियन फ्लू अथवा बर्ड फ्लू के H5N1 स्ट्रेन से संक्रमित होने वाले मामले की पुष्टि हुई है। तो यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट सही है, आंसर हो जाएगा डी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दिसंबर 2021 में किसके साथ मिलकर के राज्य में 8 नए 50 बेड के एकीकृत आयुष हॉस्पिटल्स का उद्घाटन किया? तो उत्तर प्रदेश में 8 आयुष हॉस्पिटल्स का उद्घाटन योगी जी ने सर्बानंद सोनोवाल के साथ मिलकर के किया। आयुष मंत्री हैं जो। ऑप्शन नंबर बी। उससे भी ज़्यादा जरूरी ये है कि किन किन जनपदों में अस्पताल खोले गए हैं? देवरिया, कौशाम्बी, सोनभद्र, लखनऊ, कानपुर, संत कबीर नगर, कानपुर देहात, ललितपुर। कुल मिलाकर 8 ये नए आयुष हॉस्पिटल्स खोले गए हैं 50 बेड वाले। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 की मेजबानी करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भोपाल, मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत सरकार और किस देश की सरकार के बीच आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानून सहायता संधि को मंजूरी दी है? तो पारस्परिक कानून सहायता संधि मंजूर की है क्रिमिनल मैटर्स में सहयोग के लिए पोलैंड के साथ। ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद फिलीपींस ने जनवरी 2022 में बाल विवाह को प्रतिबंधित करने के लिए कानून पारित किया अपने वहाँ पर, सही है। उसके बाद है कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण सेकंड में ODF प्लस के सर्वाधिक ग्रामों की संख्या के मामले में टॉप पर स्टेट कौन सा रहा है? तेलंगाना। तो ये भी ध्यान रखिएगा, हमारा आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 और 2 करेक्ट। 1 और 2 बोथ करेक्ट। भारत ने नवंबर 2021 के अंत में गैर नवीकरणीय स्रोतों से कुल विद्युत ऊर्जा का 40% स्थापित करने का लक्ष्य पूरा कर लिया है। हमको ये बताना है कि भारत ने COP21 में ऐसा करने का लक्ष्य कब तक घोषित किया था? COP21 में इंडिया ने कहा था कि 40% नवीकरणीय स्रोतों से विद्युत ऊर्जा भारत 2030 तक बनाएगा। हालांकि इस टारगेट को हमने नवंबर 2021 के एंड में ही अचीव कर लिया है, क्योंकि भारत लगातार सोलर एनर्जी में काफ़ी तेजी से ग्रो कर रहा है। अगला सवाल, मेसर्स हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा नौसेना डॉकयार्ड विशाखापट्टनम को 50 टन वाला बोलार्ड टग पुल बलराज की आपूर्ति की गई है। तो बोलार्ड टग पुल का नाम क्या है? बलराज। ऐसे क्रायोजेनिक इंजन जो है जो गगनयान में यूज होगा उसका परीक्षण किया गया अभी हाल में, और उसका नाम क्या है? विकास। तो इस तरीके की चीजें पूछी जाती हैं। ग्लोबल सूर्य नमस्कार डिमॉन्स्ट्रेशन प्रोग्राम जो है 24 जनवरी 2022 को आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सी, बोथ 1 और 2 करेक्ट।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हैदराबाद तेलंगाना में हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकेडमी की आधारशिला रखी है। उन्होंने आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में 75 करोड़ सूर्य नमस्कार इनिशिएटिव का भी इसकी भी शुरुआत की थी। तो आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 and 2 करेक्ट। इंटरनेशनल सोलर एजेंसी के अनुसार या फिर अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार, एक्चुअली इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है ये, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, इंटरनेशनल सोलर अलायंस नहीं है, माफ कीजिएगा। तो आईईए के अनुसार भारत किस वर्ष तक और किस देश को पछाड़कर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा इथेनॉल मार्केट बन जाएगा? तो ऐसा कहा गया है कि वर्ष 2026 में चीन को पीछे करके भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा इथेनॉल मार्केट बन जाएगा। ऑप्शन नंबर। दिसंबर 2021 में बांग्लादेश की राजधानी ढाका के रमना में पुनर्निर्मित रमना काली मंदिर का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किया था हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने बांग्लादेश विजिट पर। ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में किस राज्य की मंत्रिमंडल ने राज्यपाल से राज्य के लोकायुक्त अधिनियम 1999 में संशोधन के लिए अध्यादेश जारी करने की सिफारिश की है? तो ये सिफारिश की है केरल की गवर्नमेंट के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, केरल। श्रीलंका के इंटरसिटी ट्रेन सर्विस के बारे में कौन सा कथन सही है? श्रीलंका ने भारत की मदद से एक इंटरसिटी ट्रेन सर्विस शुरू की है और इसमें डीजल यूनिट्स इंडिया प्रदान करेगा। और ये सर्विस कहाँ से कहाँ तक चलेगी? माउंट लवीनिया जो कोलंबो में है वहाँ से कांके संथुराई जो जाफना तमिलनाडु में पड़ता है वहाँ तक चलेगी। आंसर हो जाएगा डी, सारे कथन यहाँ पर सही है, डी। अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 2022 में शिक्षा मंत्री जीतू वाघानी ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के साथ मिलकर स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी 2.0 लॉन्च की है? SSIP 2.0 गुजरात के द्वारा लॉन्च की गई है, ये हमने आपको बताया था अभी स्कीम वाले सेक्शन में। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। अगला क्वेश्चन है कि 4 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डा के एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया और वहां पर ग्राम समृद्धि योजना और 100 विद्या ज्योति स्कूलों की परियोजना मिशन जैसी प्रमुख इनिशिएटिव्स को भी शुरू किया। उसके अलावा अभी एक न्यूज़ आई थी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने चाइना को एक टैग दिया है, डेवलपिंग कंट्री चाइना को बताया है। WTO में कोई ऐसे टैग्स नहीं होते हैं, हालांकि समय समय पर कुछ कंट्रीज को डील करने के लिए टैग दिए जाते हैं, जैसे लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज का टैग अभी दिया गया था बांग्लादेश को, तो वो भी काफ़ी चर्चा में आया था। तो इसमें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने हाल में अभी चाइना को डेवलपिंग कंट्री का टैग दिया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 and 2 करेक्ट। अगला क्वेश्चन है कि गंगा सागर मेला जो है 10 से 16 जनवरी 2022 को किस स्टेट में ऑर्गेनाइज किया गया था? तो ये ऑर्गेनाइज किया गया था वेस्ट बंगाल में। ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन कोविड रूल्स की वजह से कलकत्ता हाई कोर्ट के अप्रूवल दिए जाने के बाद ही ये किया गया था इसका आयोजन। जापानीज अंतरिक्ष पर्यटक गए थे जो है स्पेस में, दिसंबर में गए थे 20 तारीख को, और ये वापस लौट आए हैं। 3 लोग गए थे, जापानीज बिलियनियर फैशन टाइकून युसाकू मिजावा, इनके प्रोड्यूसर योजो हिरानी, और रशियन कॉस्मोनॉट अलेक्जेंडर मिसुरकिन गए थे रशियन सोयूज स्पेस क्राफ्ट में। कजाकिस्तान में ये वापस लौटे हैं। ठीक है, 12 दिन की इनकी अंतरिक्ष यात्रा रही और कुल मिलाकर 2009 के बाद खुद के पैसे खर्च करके अंतरिक्ष केंद्र तक पहुंचने वाले ये पहले पर्यटक बने हैं 2009 के बाद। तो हमारा आंसर इसमें क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद गेटवे टू हेल किस देश से संबंधित है? गेटवे टू हेल किस देश से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा तुर्कमेनिस्तान। गेटवे टू हेल एक क्रेटर है जहां से लगातार आग निकल रही है 5 दशकों से। इसको बुझाने के लिए तुर्कमेनिस्तान ने एक प्लान बनाया है। यहाँ पर जो राष्ट्राध्यक्ष हैं तुर्कमेनिस्तान के, उन्होंने कहा है कि इसको बुझाया जाएगा। तो ये प्राकृतिक गैस का गर्त है और ये कारकुम डेजर्ट के पास है, मतलब ये तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल अशबगत यहाँ से करीब 260 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हाल ही में रक्षा मंत्री ने 16 दिसंबर को किस दिवस के अवसर पर छावनी बोर्डों के निवासियों के लिए भौगोलिक सूचना तंत्र आधारित स्वचालित जल आपूर्ति प्रणाली का शुभारंभ किया है? तो ये 16 दिसंबर को किया था, जिस दिन क्या होता है डिफेंस स्टेट्स डे मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। मृदा स्वास्थ्य को पुनर्जीवित करने के लिए और ट्रेडिशनल फार्म प्रैक्टिसेस के लिए जैव विविधता को बहाल करने के लिए दक्षिणी राजस्थान के किन 3 जिलों में आदिवासी किसानों की एक सामुदायिक पहल को FAO के रिसेंट पब्लिकेशन में मान्यता मिली है? तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट हैं प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद 13 दिसंबर 2021 को राष्ट्रपति द्वारा ऐतिहासिक बांध सुरक्षा विधेयक 2019 स्वीकृत किया गया। और आजकल जब नए बिल आते हैं तो उनकी डेट पूछी जाती है कि कब वो बिल पारित किया गया, फिर वो कब एक्ट पारित किया गया। तो अगर ऐसे पूछा जाए कि बांध सुरक्षा एक्ट 2019 जो है स्वीकृत कब किया गया, तो जिस दिन इसको प्रेसिडेंट एसेंट मिलता है बिल को, वही दिन स्वीकृति का माना जाता है, जिस दिन गजट नोटिफिकेशन पब्लिश होता है। तो राष्ट्रपति जी की मंजूरी मिली थी 13 दिसंबर 2021 को। ठीक है, उसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने 3 जनवरी 2022 को ऑफलाइन माध्यम से छोटे मूल्य के डिजिटल भुगतान की सुविधा के लिए एक फ्रेमवर्क जारी कर दिया है। इसके अनुसार ऑफलाइन माध्यम से 200 रुपये तक का अधिकतम लेन देन फिलहाल किया जा सकता है। तो ये अधिकतम सीमा पूछी जा सकती है ऑफलाइन ट्रांजैक्शंस की 200 रुपये, ध्यान रखिएगा। आंसर हो जाएगा इसमें डी, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। राजस्थान सरकार ने राज्य के किस जिले में लिग्नाइट के खनन और इसके पास क्षेत्र में नया लिग्नाइट आधारित विद्युत संयंत्र स्थापित करने के लिए रोडमैप तैयार किया है? आप हमको जल्दी से पहले तो ये कमेंट करके बताइए कि जो लिग्नाइट है, लिग्नाइट कोल, इसका सर्वाधिक उत्पादन जो है कहाँ पर होता है? ठीक है, वो स्टेट का नाम बताइए और कोई डिस्ट्रिक्ट अगर स्पेशल है तो वो भी बताइए लिख करके उसका नाम। इसमें फिलहाल आंसर हो जाएगा लिग्नाइट
का खनन और लिग्नाइट से जो तापीय ऊर्जा बनाई जाएगी वो बनाई जाएगी बीकानेर में, ऑप्शन नंबर ए बीकानेर। फिर उसके बाद किसने हाल ही में इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रमोट करने के लिए वन स्टॉप वेबसाइट लॉन्च की है? तो ये वेबसाइट लॉन्च की गई है दिल्ली सरकार के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। प्रौद्योगिकी हेतु राष्ट्रीय शैक्षिक गठबंधन 3.0 के संबंध में कौन सा कथन सही है? 3 जनवरी 2022 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने क्षेत्रीय भाषाओं में प्रौद्योगिकी हेतु राष्ट्रीय शैक्षिक गठबंधन का शुभारंभ किया है। NEAT 3.0 छात्रों को सर्वोत्तम विकसित एडुटेक यानी कि शिक्षा प्रौद्योगिकी समाधान और पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए एक एकल मंच का काम करेगा। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, दोनों कथन सही हैं। हाल ही में गणितीय विज्ञान संस्थान चेन्नई ने अपनी कौन सी वर्षगांठ जो है 3 जनवरी 2022 को पूरी की? तो 60 वर्ष पूरे किए 3 जनवरी 2022 को, ऑप्शन नंबर ए। गणितीय विज्ञान संस्थान की स्थापना हुई थी 3 जनवरी 1962 को चेन्नई में और इसके अब 60 वर्ष पूरे हुए हैं 2022। जेम्स वेब टेलीस्कोप के संबंध में कौन सा कथन आपका सही है? पहला है 25 दिसंबर 2021 को अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने जेम्स वेब टेलीस्कोप को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इसमें नासा, कैनेडियन स्पेस एजेंसी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा संयुक्त रूप से ये बनाया गया है, ठीक है। उसके बाद जेम्स वेब टेलीस्कोप हबल टेलीस्कोप की जगह लेगा। हबल टेलीस्कोप को एरियन रॉकेट से लॉन्च किया गया था लास्ट ईयर, ठीक है। उसके बाद ये है कि इस टेलीस्कोप को 13.7 अरब वर्ष पहले बनी आकाशगंगाओं यानी गैलेक्सीज और तारों को स्कैन करने के लिए लॉन्च किया गया है। आंसर हो जाएगा इसमें डी, सारे कथन सही है, डी। अभी हाल ही में किस राज्य की सरकार ने राज्य सिविल सेवा परीक्षा में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों की ऊपरी सीमा को 32 से बढ़ाकर के 38 कर दिया है? तो 38 किया गया है ओडिशा में। अपर एज लिमिट अब कर दी गई है 32 से बढ़ाकर के 38 ओडिशा में। 3 जनवरी 2022 को चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी अनुसंधान के लिए कल्पना चावला केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? तो उद्घाटन किया गया था रक्षा मंत्री के द्वारा, राजनाथ सिंह जी के द्वारा। और चंडीगढ़ विश्वविद्यालय IIT कानपुर, IIT बॉम्बे जैसे 13 संस्थानों की सूची में शामिल हो गया है और अपने स्वयं के उपग्रह को डिजाइन और विकसित करने वाला उत्तर भारत का पहला यूनिवर्सिटी ये बना है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। इसके बाद इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर सही है? पहला, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी ने 2021 में 19,000 उड़ान घंटों का नया रिकॉर्ड बनाया है और वर्ष 2020 में 11,641 उड़ान घंटे यानी कि फ्लाइंग आवर्स जो है हुए थे इसके। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी की स्थापना भारत सरकार द्वारा 1986 में फुर्सतगंज एयरफील्ड में की गई थी, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अमेठी में है। तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सारे कथन यहाँ पर सही है, डी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के लिए अप्रैल से नवंबर 2021 में भारत का शीर्ष निर्यात गंतव्य स्थल था? तो शीर्ष निर्यात गंतव्य स्थल भारत का था अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद UAE था और उसके बाद था चाइना। टाइगर रिजर्व के जल स्रोत एटलस यानी कि वाटर सोर्स एटलस ऑफ टाइगर रिजर्व को 5 जनवरी 2021 को किसने जारी किया है? भूपेंद्र यादव ने, ऑप्शन नंबर बी। कवित्री माया एंजेलियो किस देश के सिक्के पर प्रदर्शित होने वाली पहली अश्वेत महिला बन गई हैं? तो अमेरिका के सिक्के में इनको प्रदर्शित किया गया है और सिक्के में प्रदर्शित होने वाली पहली अश्वेत महिला बनी है माया एंजेलियो और इनको जॉर्ज वॉशिंगटन के साथ दिखाया गया है सिक्के पर और माया को बाज के साथ दिखाया गया है। 6 जनवरी 2022 को ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई है? वर्षगांठ मनाई थी 75वीं, ऑप्शन नंबर सी। गलत कथन का चुनाव करना है। गलत कथन इसमें देखना है, कोचीन का कुंभलंगी गांव यानी विलेज भारत की पहली सैनिटरी नैपकिन मुक्त पंचायत बन गया है। सैनिटरी नैपकिन यहाँ की पंचायत में अब महिलाएं नहीं यूज़ करेंगी, तो क्या यूज़ करेंगी? मेंस्ट्रुअल कप्स, ठीक। कुंभलांगी को 2016 में इंडिया फर्स्ट इको टूरिज्म विलेज भी घोषित किया जा चुका है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो रॉन्ग स्टेटमेंट इनमें से कोई नहीं है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ओरांग नेशनल पार्क का आकार विस्तार करने का फैसला किया? तो वही स्टेट करेगा जहाँ पर ये सिचुएटेड है। ओरांग नेशनल पार्क कहाँ पर है? असम में, ऑप्शन नंबर बी। 4 जनवरी 2022 को CSIR नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी नई दिल्ली की 75वीं प्लेटिनम जयंती के उपलक्ष्य में एक विशेष डाक टिकट किसने जारी किया है? तो जारी किया गया है जितेंद्र सिंह के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। तो याद रखने वाली बात यहाँ पर क्या है कि CSIR नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी नई दिल्ली की 75वीं वर्षगांठ थी 2022 में, ठीक है, 4 जनवरी 2022 को। खादी और ग्रामोद्योग उद्योग यानी KVIC द्वारा हाल ही में हैंडमेड यूज एंड थ्रो पेपर स्लीपर्स बनाई गई हैं, जो कि काशी विश्वनाथ के बाहर लोग बाय कर सकते हैं और उन्हें पैदल यात्रा नहीं करनी पड़ेगी मंदिर परिसर के अंदर। और खादी बेबी वियर स्लीपर्स लॉन्च की हैं और बेबी प्रोडक्ट्स भी खादी के बनाना शुरू किया है KVIC ने, ठीक है, बेबी वियर बनाना शुरू किया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा सी, बोथ 1 and 2 करेक्ट। जनवरी 2022 में भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD के 147वें स्थापना दिवस कार्यक्रम पर बेहतर अनुसंधान और परिचालन विश्लेषण के लिए 4 डॉपलर मौसमी रडार राष्ट्र को किसने समर्पित किए थे और ये कहाँ कहाँ पर स्थापित किए गए हैं? 4 डॉपलर वेदर रडार स्थापित किए गए हैं लेह, मुंबई, दिल्ली और चेन्नई में और इसको जो है राष्ट्र को समर्पित करने का काम किसने किया था? PM मोदी जी ने, ऑप्शन नंबर ए।
इसके बाद हाल ही में चर्चा में रही बकरे की सिर वाली योगिनी की पत्थर की मूर्ति उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो ये बांदा के मंदिर में हुआ करती थी पत्थर की मूर्ति, योगिनी की, बकरी के सिर वाली योगिनी की मूर्ति, और ये 10वीं सेंचुरी को बिलोंग करती है। ठीक है, और इसको उत्तर प्रदेश में जो बांदा में लोखारी है टेम्पल, वहाँ पर इसको लौटाया जा रहा है। बांदा के लोखारी गांव में ये एक टेम्पल था, वहाँ पर बकरी के सिर वाली योगिनी की मूर्ति जो कि चोरी कर ली गई थी 1980 के दशक के आसपास, अब वो वापस भेजी जा रही है। इसके बाद है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन बाबर आजम को 2021 के लिए आईसीसी मेंस T20 टीम ऑफ द ईयर का कप्तान आईसीसी ने घोषित किया है। और ऑस्ट्रेलिया का ऑनलाइन सेफ्टी बिल जो जुलाई 2021 में पारित किया गया था उसको लागू कर दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश सरकार अरुणाचल प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग अथॉरिटी की स्थापना करेगी। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें डी। कोई भी कथन यहाँ पर गलत नहीं है, सारे कथन सही है। इसके बाद हाल ही में 18वां कचाई लेमन फेस्टिवल किस राज्य में आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर में कचाई लेमन फेस्टिवल आयोजित किया गया था। इंडोनेशिया ने जकार्ता की जगह किसे अपनी राजधानी बनाने हेतु एक विधेयक पारित किया है? तो पूर्वी कालीमंतन या नुसंतारा को राजधानी बनाया जाएगा। इंडोनेशिया की नई राजधानी अब होगी नुसंतारा, जकार्ता नहीं होगी। नुसंतारा की लोकेशन आप मैप में जरूर देखिएगा कि आइलैंड के पास है, कहाँ पर है। इससे कुछ लोकेशन बेस्ड सवाल भी आ सकते हैं। जनवरी मंथ 2022 में कौन से टेनिस प्लेयर ने, किस भारतीय टेनिस प्लेयर ने संन्यास लेने की घोषणा की? सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा अब रिटायरमेंट ले चुकी हैं, नहीं खेलेंगी। इस क्वेश्चन में 3 स्टेटमेंट है। भारत और डेनमार्क ने एक बैठक में ग्रीन हाइड्रोजन सहित ग्रीन फ्यूल पर संयुक्त अनुसंधान और विकास के लिए सहमति व्यक्त की है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी ने सारथी नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है जो इन्वेस्टर्स एजुकेशन पर बेस्ड है। ठीक है, और कंटेंट क्रिएटर और अभिनेत्री प्राजक्ता कोहली जो हैं, जिनका यूट्यूब चैनल है मोस्टली सेन के नाम से, ये भारत की पहली यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियन बनी है। ये अवार्ड्स ऑनर सेक्शन में भी उन्होंने बताया था। सारे स्टेटमेंट सही हैं, डी यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम की पहली वर्षगांठ पर एक स्मारक डाक टिकट किसने जारी किया है? मनसुख मंडाविया ने, ऑप्शन नंबर बी। और 16 जनवरी 2021 को ये टीकाकरण कार्यक्रम, अगर आपको याद हो, शुरू किया गया था। नई दिल्ली के इंडिया गेट पर किस महान स्वतंत्रता सेनानी की एक भव्य प्रतिमा स्थापित की गई है? तो सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगाई गई है। किसकी प्रतिमा पहले थी, उसे हटाया गया है? ये आप जल्दी से कमेंट करके बताइए कि यहाँ पर पहले किसकी प्रतिमा लगी। हाल ही में जो आदि बद्री बांध चर्चा में रहा है उसके बारे में बताइए कौन सही है। हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की सरकारों ने यमुनानगर जिले के आदि बद्री में एक बांध बनाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये बांध हरियाणा में हिमाचल प्रदेश की सीमा के पास स्थित है और ये बांध पौराणिक सरस्वती नदी का कायाकल्प करने का काम करेगा। आदि बद्री बांध सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने और भूजल स्तर को बढ़ाने के उद्देश्य से बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। सारे कथन यहाँ पर सही हैं। हाल ही में किस देश के पुरातत्वविदों ने दुनिया के सबसे प्राचीन मानव जीवाश्म ओमो किबिश 1 की खोज की है? तो ये खोजा गया है इथोपिया में, ऑप्शन नंबर सी। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व जो है, यहाँ पर अभी हाल में किसकी गणना करवाई गई है? तो यहाँ पर गणना करवाई गई है वाटरफाउल्स की, वाटरफाउल्स, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में कर्नाटक में प्लास्टिक पार्क बनाने की मंजूरी दी गई है। ये कहाँ पर बनाया जाएगा? मंगलुरु के गंजीमठ में बनाया जाएगा। ये लोकेशन जरूर ध्यान रखिएगा, बाकी ये वाले फैक्ट कोई ज़्यादा नहीं जरूरी हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में खीरा और गरकिन का सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है? तो ये बन गया है इंडिया। खीरे और गरकिन का सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है इंडिया। हाल ही में वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका के किस सागर में एक आइस फिश ब्रीडिंग कॉलोनी की खोज की है? तो ये खोज की गई है वेडल सी में। ठीक है, वेडल सी में, ऑप्शन नंबर बी। सबसे बड़े न्यूमरोलॉजी लेसन का विश्व रिकॉर्ड अभी बनाया गया है, जेसी चौधरी ने बनाया है। उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है चौधरी न्यूमरो प्राइवेट लिमिटेड, तो उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज किया गया है। हम ये बता चुके हैं सेक्शन वाइज में भी। यहाँ पर डी करेक्ट है, सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। स्टार रेटिंग सिस्टम किस मंत्रालय ने हाल में शुरू किया है? तो ये शुरू किया है पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने। फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस दुनिया का सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर तैयार करने की घोषणा की है। और शीतकालीन ओलंपिक जो है 4 फरवरी से 20 फरवरी तक बीजिंग चीन में खेले जाएंगे। पेरू की सरकार ने तेल के रिसाव के कारण पर्यावरण आपातकाल की घोषणा की है जो 90 दिन तक चलेगा। ठीक है,
तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लिविंग रूट ब्रिज के लिए यूनेस्को की विश्व धरोहर टैग दिए जाने की मांग की है? तो कॉनरेड संगमा ने कहा है कि जो लिविंग रूट ब्रिज हैं मेघालय के, उनको यूनेस्को की हेरिटेज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टैग दिया जाए, क्योंकि वो अपने आप में यूनिक है। तो आप जल्दी से उस ट्री का नाम बताइए जिससे लिविंग रूट सस्पेंशन ब्रिज बनाए जाते हैं। नीति आयोग के द्वारा बैंकिंग ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नाम की जो रिपोर्ट आई थी, उनके अनुसार इलेक्ट्रिक वाहनों के वित्त पोषण बाजार का आकार किस वर्ष तक 40,000 करोड़ रुपए का होगा और 3.7 लाख करोड़ रुपए तक का बाजार कब बन जाएगा? तो 40,000 करोड़ रुपए का इलेक्ट्रिक मार्केट का बाजार होगा भारत में 2025 तक, और ये विस्तृत होकर के 3.7 लाख करोड़ रुपए का मार्केट बन जाएगा। कोयला दर्पण नामक पोर्टल जो है लॉन्च किया गया है, जिससे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स जो हैं कोल सेक्टर के कॉमन पीपल से शेयर किए जाएं। तो इसको लॉन्च किया है कोल सेक्रेटरी डॉक्टर अनिल कुमार जैन ने, ऑप्शन नंबर बी। अभी हाल में संजीवैया पार्क में हिमालयन मलाड या फिर जंगली बतख देखी गई है, तो ये कहाँ पर है? ये संजीवैया पार्क ये है आपका हैदराबाद में, ए। 7 जनवरी 2022 को प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरे फेज के लिए टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को चुना है, सही है। फिर उसके बाद है कि हाल ही में भारतीय मसाला बोर्ड ने स्पाइस एक्सचेंज इंडिया पोर्टल लॉन्च किया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 और 2 करेक्ट। अभी हाल में किन दो देशों ने अपने राजनयिक संबंधों को मनाने के लिए अपने राजनयिक संबंधों के 30 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में एक स्मारक लोगो लॉन्च किया है? तो लोगो लॉन्च हुआ है भारत इजराइल रिलेशंस को सेलिब्रेट करने के लिए। इसने 30 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इंडो इजराइल रिलेशंस 1992 से शुरू होते हुए माने जाते हैं और 30 वर्ष 2022 में पूरे हुए। हाल ही में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 और 2022 के 61 विजेताओं को डिजिटल प्रमाण पत्र प्रदान किए गए हैं, और इसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ है। तो इन डिजिटल प्रमाण पत्रों में जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ है, ये किसने बनाई है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी? IIT कानपुर ने, ऑप्शन नंबर ए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने MSME प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किस अवसर पर किया है? तो ये किया था युवा दिवस के अवसर पर, ऑप्शन नंबर बी। उससे भी ज़्यादा जरूरी वेन्यू है MSME टेक्नोलॉजी सेंटर कहाँ पर खोला गया है? तो ये खोला गया है पुडुचेरी में, याद रखिएगा। यही पूछा जा सकता है कि MSME प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ पर ओपन किया गया है? पुडुचेरी में। ग्लोबल डेट डेटाबेस किसने जारी किया है, किस संगठन ने? तो ये जारी किया गया है IMF के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। इसमें कहा गया है कि ग्लोबल डेट डेटाबेस में कि ग्लोबल डेट जो है ये 2020 में 226 ट्रिलियन डॉलर का हो चुका था। भारतीय थल सेना ने अपने कर्मियों के लिए हाल ही में किस दिवस के अवसर पर NIFT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी की मदद से हल्की, आरामदायक और अधिक जलवायु अनुकूल युद्धक वर्दी का अनावरण किया है? तो किसके लिए बनाई गई है वर्दी? भारतीय थल सेना के लिए। तो ये भारतीय सेना दिवस पर लॉन्च की गई, ऑप्शन नंबर ए। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार किस वर्ष तक भारत $300 बिलियन के इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों का निर्यात और निर्माण करेगा? तो ये टारगेट रखा गया 300 बिलियन वर्थ इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट का वर्ष 2026 तक, ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रीय युवा दिवस के दिन राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन पुडुचेरी से किया गया था। हालांकि ये महोत्सव वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया गया था पूरा, और इसकी थीम थी सक्षम युवा सशक्त युवा। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें डी, सारे स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं। 20 जनवरी 2022 को संशोधित ग्रामीण क्षेत्र विकास योजना निर्माण और कार्यान्वयन दिशा निर्देश किसने जारी किए हैं? तो जारी किए हैं गिरिराज सिंह ने, ऑप्शन नंबर बी। गुजरात उच्च न्यायालय की 2 डिजिटल सेवाओं यानी कि जस्टिस क्लॉक और अदालत शुल्क हेतु इलेक्ट्रॉनिक भुगतान यानी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ऑफ कोर्ट फी प्रणाली का उद्घाटन किसने किया? ये उद्घाटन किया गया था जस्टिस DY चंद्रचूड़ के द्वारा, ऑप्शन नंबर टी। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन के दिशा निर्देशों में संशोधन करते हुए कृषि मशीनीकरण के लिए ड्रोन खरीदने में कब तक 40 से 100% सब्सिडी प्रदान करने की घोषणा की है? तो मार्च 2023 तक जो है 40 से 100% की सब्सिडी प्रदान की जाएगी कृषि मशीनीकरण में ड्रोन खरीदने के लिए। अमर जवान ज्योति के संदर्भ में पहला कथन है कि दिल्ली के इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति की लौ को बगल के राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की लौ में विलीन कर दिया गया है, और इस समारोह का नेतृत्व एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख एयर मार्शल बलभद्र राधाकृष्ण ने किया था। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 और 2 करेक्ट।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के कार्यकाल को 31 मार्च 2022 से आगे 3 साल के लिए बढ़ा दिया है। हमको ये बताना है कि इसका सृजन कब हुआ था। तो नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी जो है ये कंस्टिट्यूट हुआ था आपका 12 अगस्त 1994 को। ऑप्शन नंबर बी। केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया। ये रेलवे स्टेशन आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ये देखने को मिलेगा आपको गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए। डॉग प्राइम टेक नामक स्टार्टअप ने जो है इंडिया का फर्स्ट हेल्थ लॉकर इंटीग्रेटेड जो है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन से वो लॉन्च किया है। ठीक है, और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ने को देश में एक एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य अवसंरचना विकसित करने के लिए अगस्त 2020 में शुरू किया गया था। तो भारत का पहला स्वास्थ्य लॉकर किसने लॉन्च किया? डॉग प्राइम टेक ने। और ये आपका आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन कब आया था? अगस्त 2020 में। दोनों स्टेटमेंट सही है, आंसर हो जाएगा इसमें सी, बोथ 1 and 2 करेक्ट। प्रधानमंत्री मोदी जी संत रामानुजाचार्य की 1000वीं जयंती मनाने के लिए 5 फरवरी 2022 को उनकी 216 फुट ऊंची स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का उद्घाटन कहाँ पर करेंगे? तो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी जो कि रामानुजाचार्य की होगी वो इस्टेब्लिश की जाएगी हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर ए। सुपर मॉम बाघिन के नाम से जाने जाने वाली, जिसने अपने पूरे जीवन काल में 29 शावकों को जन्म दिया, ये अब नहीं रही बाघिन। ठीक है, तो हमको बताना है कि ये कहाँ पर थी बाघिन। तो ये रहती थी आपकी पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए। सभी विमान सुविधाओं के लिए भारत का पहला हेली हब कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? इंडिया फर्स्ट हेली हब विद ऑल एविएशन फैसिलिटीज, ये सेटअप किया जाएगा गुरुग्राम में। ऑप्शन नंबर ए। इसमें सही कथन चुनना है। पहला है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने शोध आधार पर एंग्जाइटी को वर्ष 2021 के बच्चों के शब्द के रूप में चुना है, यानी कि चिल्ड्रंस वर्ड ऑफ द ईयर। फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा रायसी जिले के जेरी बस्ती को केंद्र शासित प्रदेश का पहला दूध गांव घोषित किया है। और यूएई में प्रतिष्ठित इन्फिनिटी ब्रिज को औपचारिक रूप से यातायात के लिए खोल दिया गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें डी, सभी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। हाल ही में किस राज्य में जल पक्षी गणना के दौरान उथले पानी में छोटे सिर वाले समुद्री सांप हाइड्रोफिस गैसरेलिस को देखा गया था? तो इसको स्पॉट किया गया था केरल के तिरुवनंतपुरम में। ऑप्शन नंबर बी। जनवरी 2022 में किस राष्ट्रीय उद्यान में एक दुर्लभ खारे पानी के एल्बिनो मगरमच्छ को देखा गया? एल्बिनो का मतलब उसमें कोई कलर नहीं था, वो सफ़ेद कलर का मगरमच्छ था, अनोखा। इसको भीतरकनिका नेशनल पार्क के आसपास देखा गया था। इसका नाम क्या रखा गया है? श्वेता। ठीक है, श्वेता, इसके श्वेत रंग के कारण, एल्बिनो होने के कारण। निम्नलिखित में से सही कथन चुने। पहला है कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजपथ परेड में निकली वायुसेना की झांकी में देश की पहली महिला राफेल लड़ाकू विमान पायलट शिवांगी सिंह ने भाग लिया। ठीक है, और वायुसेना की झांकी में हिस्सा लेने वाली दूसरी महिला लड़ाकू विमान पायलट बनी। और पहली कौन थी? लेफ्टिनेंट भावना कंठ, जो 2021 में शामिल हुई थी। तो आंसर हो जाएगा डी, सारे कथन यहाँ पर सही हैं। अभी हाल ही में किस राज्य में 13 नए जिले सृजित किए गए हैं और कुल संख्या जिलों की वहाँ पर 26 अब हो गई है? तो 13 नए जिले जो हैं बनाए गए हैं आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए। एक जिला जो है अल्लूरी सीताराम राजू के नाम पर बनाया गया है और एक बनाया गया है एनटीआर के नाम पर वहाँ पर। संयुक्त राष्ट्र की संस्कृति एजेंसी यानी यूनेस्को ने नॉर्डिक देश की क्लिंकर नौकाओं को अपनी विरासत सूची में शामिल किया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 जनवरी 2022 को गुजरात में सोमनाथ मंदिर के पास नए सर्किट हाउस का उद्घाटन किया है। और डिजिटल संसद नाम से एक ऐप लोकसभा सचिवालय ने लॉन्च किया है। आंसर हो जाएगा इसमें डी, सारे कथन यहाँ पर सही हैं, कोई भी गलत नहीं है। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने हाल ही में डेकाकॉर्न का टैग हासिल कर लिया है? तो डेकाकॉर्न का टैग हासिल किया है स्विगी ने। ऑप्शन नंबर बी। डेकाकॉर्न जो है ये एक निजी फर्म होती है जिसका मूल्य $10 अरब से अधिक होता है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में स्वतंत्रता संग्राम की भारत की गुमनाम नायिकाओं पर एक पुस्तक इंडियाज विमेन अनसंग हीरोज का विमोचन किसने किया है? तो ये किया है मीनाक्षी लेखी ने। ऑप्शन नंबर बी। जगन्नाथ मंदिर के स्वामित्व वाली भूमि से संबंधित मुद्दों को सुलझाने के लिए किस राज्य मंत्रिमंडल ने 5 जनवरी 2022 को श्री जगन्नाथ मंदिर अधिनियम 1954 में संशोधन को मंजूरी दी है? तो ये है ओडिशा। ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में खबरों में रहा विश्व का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज, इसके बारे में कौन सा कथन गलत है? पहला यहाँ पर है कि 15 जनवरी 2022 को सेना दिवस के अवसर पर
खादी के कपड़े से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित किया गया है। और दूसरा स्टेटमेंट है कि राष्ट्रीय ध्वज को जैसलमेर में भारत पाकिस्तान सीमा पर लोंगेवाला में प्रदर्शित किया गया। थर्ड है, लोंगेवाला भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 के ऐतिहासिक युद्ध का केंद्र था और राष्ट्रीय खादी ध्वज का 5वां सार्वजनिक प्रदर्शन था ये। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा नन ऑफ दीस, यानी कि कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है, सारे स्टेटमेंट सही हैं। हाल ही में टेस्ट क्रिकेट मैच में एक मैच में अपनी सभी 20 विकेट, एक टेस्ट मैच में 2 पारी होती हैं, 20 विकेट होते हैं एक टीम के, तो सभी 20 विकेट कैच के जरिए गंवाने वाला भारत पहला देश बन गया है। एक अनोखा अनचाहा रिकॉर्ड होता है, ये बनाया है भारत ने। हमको ये बताना है कि टेस्ट क्रिकेट ये मैच किसके खिलाफ हो रहा था जिसमें इंडिया के सारे 20 विकेट कैच आउट के माध्यम से गए। तो ये साउथ अफ्रीका के साथ सीरीज चल रही थी, ऑप्शन नंबर बी। केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान के संबंध में कौन सा कथन सही है? 12 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने चेन्नई में केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान के नए परिसर का उद्घाटन किया। नया परिसर पूरी तरीके से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है और इसका उद्देश्य विभिन्न भाषाओं के साथ साथ 100 विदेशी भाषाओं में शास्त्रीय तमिल भाषा में लिखित एक प्राचीन मुक्तक काव्य तिरुकुर्रल का अनुवाद और प्रकाशन करना है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, सारे स्टेटमेंट सही हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बीओबी फाइनेंशियल सॉल्यूशंस लिमिटेड ने किस सेना के कर्मियों के लिए एक सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है इंडियन नेवी के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। क्रिस मॉरिस ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों और विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। ये दोनों किस देश की क्रिकेट टीम से संबंधित हैं? तो ये दोनों क्रिकेटर जो हैं ये साउथ अफ्रीका के थे, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बोथ साउथ अफ्रीका। फिशरी स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज के संबंध में कौन सा कथन सही है? मत्स्य विभाग ने 13 जनवरी 2022 को स्टार्टअप इंडिया और उद्योग मंत्रालय के सहयोग से फिशरी स्टार्टअप चैलेंज शुरू किया है। डेट इंपॉर्टेंट है, चैलेंज वगैरह में डेट और मंथ पूछा जा सकता है। तो ये फिशरी स्टार्टअप चैलेंज ये 13 जनवरी 2022 से शुरू हुआ था। कितने दिन तक रहा था ये 45 दिन तक चलने वाला है। तो हमारा आंसर इसमें सही हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, सारे स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हैं। हाल ही में आईटी सुरक्षा कंपनी क्लाउड्सफ्लेयर की एक रिपोर्ट के अनुसार किस शॉर्ट वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म ने वर्ष 2021 की सबसे लोकप्रिय वेबसाइट के रूप में गूगल को पीछे छोड़ दिया है? तो क्लाउड्सफ्लेयर के अनुसार गूगल से भी ज़्यादा पॉपुलर वेबसाइट इनके हिसाब से टिकटॉक है, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? 17 जनवरी 2022 को पीएम मोदी ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दावोस एजेंडा में अपना स्टेट ऑफ द वर्ल्ड का विशेष संबोधन दिया, सही है। दुबई में द एनिग्मा के नाम से 555.55 के कैरेट के काले हीरे का अनावरण यहाँ पर किया गया। 17 जनवरी 2022 को अबू धाबी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक संभावित ड्रोन हमले ने एक विस्फोट से 3 तेल टैंकरों को नष्ट कर दिया। तो यहाँ पर सभी स्टेटमेंट सही है, कोई भी कथन गलत नहीं है, इस वजह से हमारा आंसर हो जाएगा डी। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 12 जनवरी 2022 को एक 5 सदस्यीय समिति का सृजन किया। इस समिति की अध्यक्षता जो है कौन करेगा? तो ये इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में किस देश के संगठन के द्वारा यमन के सादा रीजन में हवाई हमले किए गए? तो ये किए गए थे सऊदी अरब की तरफ से, ऑप्शन नंबर ए। फिर उसके बाद कला उत्सव के बारे में कौन सा कथन सही है? 1 से 12 जनवरी 2022 तक डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कला उत्सव 2021 आयोजित किया गया। कला उत्सव राष्ट्रीय कला उत्सव को प्रधानमंत्री के नेतृत्व में शिक्षा मंत्रालय के अधीनस्थ राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद तथा स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने 2015 में शुरू किया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 और 2 करेक्ट है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है कि 29 दिसंबर 2021 को किस कंपनी ने अपने डिजिटल एक्सेस को बढ़ाने के लिए डिजी जोन परिसर का उद्घाटन किया है? तो डिजी जोन यहाँ पर खोला गया है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी LIC के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। फिर इसके बाद हाल ही में वैज्ञानिकों के एक समूह ने नए ग्रह की खोज की है जिसका नाम T2180b रखा है। इस नए ग्रह का आकार कैसा है? ये किस ग्रह के समान है? तो कुल मिलाकर इसमें पूछ रहे हैं कि जो नया प्लेनेट अभी डिस्कवर किया गया है ये किस ग्रह के आकार के समान है? तो ये जुपिटर के समान है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बृहस्पति। अगला हमारा क्वेश्चन है, इसमें करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है। जर्मनी ने 1 जनवरी 2022 को यूके से G7 की अध्यक्षता प्राप्त कर ली है। ठीक है,
और G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा जर्मनी, सही है ये। फिर उसके बाद हिमाचल प्रदेश भारत का पहला LPG सक्षम और पहला धूम्र मुक्त राज्य बन गया है, स्मोक फ्री स्टेट ऑफ इंडिया पहला है हिमाचल प्रदेश, सही है। उसके बाद निप्पन इंडिया म्यूचुअल फंड ने भारत में ऑटोमोबाइल सेक्टर का पहला ETF यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड लॉन्च किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा B, 1, 2 और 3 करेक्ट, सभी स्टेटमेंट सही हैं यहाँ पर। देश के पहले ओपन रॉक म्यूजियम के बारे में बताना है, तो ओपन रॉक म्यूजियम में ये कहाँ पर सबसे पहले खोला गया है? ओपन रॉक म्यूजियम हैदराबाद में, ठीक है। और इसमें विभिन्न भागों से इकट्ठे की गई 35 अलग अलग प्रकार की चट्टानों को प्रदर्शित किया गया है, जिनका काल 3.3 बिलियन वर्ष से लेकर 55 मिलियन वर्ष पूर्व का है। तो बहुत पुरानी चट्टान, जियोलॉजिकली इंपॉर्टेंट रॉक्स यहाँ पर रखी गई हैं डिस्प्ले के लिए। और बेंगलुरु और अहमदाबाद 2 शहरों के लिए भूकंप जोखिम मानचित्र भी जारी किया गया था इस इवेंट पर। हमारा आंसर हो जाएगा D, सारे स्टेटमेंट सही हैं। अभी हाल ही में कहाँ पर किस राज्य के राज्यपाल द्वारा जवाहरलाल नेहरू रोड का नाम बदल करके नरेंद्र मोदी मार्ग रखा गया? तो सिक्किम में एक रोड है, वहाँ पर जवाहरलाल नेहरू रोड उसको कहा जाता था, उसका नाम बदल करके नरेंद्र मोदी रोड कर दिया गया है हाल में। फिर उसके बाद केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर NPR को अपडेट करने के लिए और जनगणना के पहले फेज़ यानी कि सेंसस 2021 के पहले फेज़ को कब तक के लिए स्थगित कर दिया है? तो इसको स्थगित कर दिया है सितंबर 2022 तक। सितंबर 2022 तक सेंसस का कोई भी कार्य नहीं होगा। तो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एस्पिरेंट्स है उनके लिए रिलीफ है, अगर इससे पहले कोई आपका एग्जाम है तो सेंसस 2011 तक का ही पूछा जाएगा। फिर इसके बाद 26 दिसंबर को डिफेंस मिनिस्टर ने लखनऊ में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO द्वारा स्थापित किए गए रक्षा प्रौद्योगिकी और परीक्षण केंद्र की आधारशिला रखी, ठीक है। और यूपी में जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, इसमें क्लस्टरों के निर्माण में के विकास में तेजी आएगी इस परीक्षण केंद्र को स्टैब्लिश करने से। हमारा आंसर हो जाएगा C, बोथ 1 और 2